सभी ने अपने स्पेस बैग या सामान्य बैग से खाना निकाला, जिससे सेलेना को यह एहसास हुआ कि उसने अपने एल्फ सभी ने अपने स्पेस बैग या सामान्य बैग से खाना निकाला, जिससे सेलेना को यह एहसास हुआ कि उसने अपने एल्फ जैसे ही उसे महसूस हुआ कि सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं, वह एकदम सख्त हो गई। एक महिला ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मुझे यह मत बताओ कि तुम क्या आप हमसे मुफ्त में फायदा उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। तुम कालकोठरी के लिए राशन क्यों नहीं ले गए? द महिला के तीखे शब्दों के कारण उनमें से कुछ ने अनजाने में अपना खाना छिपा लिया। ऐसा नहीं है कि वे आपस में साझा नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे कब तक इस स्थिति में फंसे रहेंगे। जंगल के लिए जॉर्ज ने कुछ नहीं कहा, वह सब कुछ अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखता रहा। उसने अपने भोजन को चबाया, ध्यान न देते हुए। विवाद के बावजूद वह उसके चेहरे के भावों पर नजर रख रही थी। जब वह अकेलापन महसूस करेगी, तभी मैं उसकी मदद के लिए आगे आऊंगा। उसकी चुप्पी को गलतफहमी समझते हुए स्वीकृति मिलने पर महिला का स्वर और तीखा हो गया। स्कल टीम मुफ्तखोरों को बर्दाश्त नहीं करती, आपको अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना होगा। हम नहीं रखते बोझ हैं, इसलिए इसे ध्यान में रखना। सेलेना ने अपने होठों को कसकर दबाया, उसकी आंखों में चमक थी। अनकहे आंसू। कुतिया, मैं ये सुनिश्चित कर दूंगी कि तुम कभी वापस न लौटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने की? उसने मन ही मन खुद को कोसा, लेकिन जॉर्ज से मदद की गुहार भरी नजरों से देखा। सुंदरता के टूटने का आभास होते देख उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और जो कुछ भी हो रहा था उसे रोक दिया। महिला के होठों से निकलने ही वाला था। लोग भूलने वाले हो सकते हैं, उसकी गलतियों के लिए उसे बहुत ज्यादा दोष न दें। लो, मेरा ले लो खाना। जॉर्ज ने महिला को घूर कर देखा और फिर अपना खाना सेलेना को दे दिया। सेलेना के चेहरे पर कृतज्ञता के भाव आ गए। उसने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक एक धुंधली सी घटना हुई। फर का एक टुकड़ा उनकी ओर तेजी से बढ़ा। एक व्यक्ति के आधे क्षत विक्षत शरीर को देखकर सभी लोग भय से जम गए। उसके सामने एक विशालकाय बाघ खड़ा था, जिसके जबड़े खून से सने हुए थे और वह उस आदमी के दूसरे आधे हिस्से को कुतर रहा था। आह! एक तीखी चीख गूंजी, जिससे सभी लोग जाग गए और अपनी तंद्रा से बाहर आ गए। उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए, कुछ ने उन दरिंदों का सामना करते हुए अपनी शक्तियों का आह्वान किया। सेलेना के पैर लड़खड़ा गए और वह कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से खून बह रहा था। उस व्यक्ति का कटा हुआ शरीर उसे मतली एक लहर महसूस हुई और वह हौंफने लगी, जिसके परिणामस्वरूप उसने साफ तरल पदार्थ उल्टी कर दिया। अपने आप को तैयार करो, एक साथ। मैं यहाँ नहीं मर रहा हूँ, तुमने इससे भी बदतर हालात देखे हैं और तुम हमेशा जिंदा वापस आ जाते हो। उसकी निगाहें फिर से एक जगह टिक गईं और उसका मन दृढ़ हो गया। अपने पिछले जीवन में इतनी सारी मौतें देखने के बाद यह उसके लिए कुछ भी नहीं था, बस वह इससे चौंक गई। एक मिनट के लिए उन दोनों को उस राक्षस से लड़ते हुए देखकर उसने घायलों का इलाज किया। यह था उसकी उपयोगिता साबित करने का यह एक बेहतरीन अवसर है। वे उसकी अधिक रक्षा करेंगे और उनमें से पर्याप्त संख्या में जीवित बचेंगे जो उसकी तोप के रूप में काम कर सके। चारा। उनके घावों को भरने पर ध्यान केंद्रित करने से पहले उसने अपने विकल्पों पर विचार किया। धन्यवाद, मिस सेलिना। कुछ लोगों ने आभार व्यक्त किया, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि यह उनका कर्तव्य ही था। अंततः उन्होंने उस राक्षस को मार डाला। जीवित बच जाने पर उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह क्या था। बिल्कुल शुरुआत है। ... दिन बीतते गए और उनकी संख्या घटकर 6 रह गई, लेकिन कोई भी परीक्षा छोड़ने को तैयार नहीं था। बड़े खतरों के साथ बड़े पुरस्कार भी आते हैं, वे इस विश्वास पर अडिग रहे। सेलेना की लाल आंखें उसकी थकावट को बयां कर रही थीं। वह एक पल भी नहीं सोई थी, अपनी बेचैनी को दबा रही थी। उसने जम्हाई ली और मांस को कुतरने लगा। उसके शरीर में बहुत खुजली और जलन हो रही थी, लेकिन उसने पानी में जाने की हिम्मत नहीं की। खाई गई महिला इसका एक प्रमुख उदाहरण था। प्रतियोगी ने निराशा के जंगल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अगले स्थान पर स्थानांतरण 3.2.1। अचानक हुई इस घोषणा से वे सब स्तब्ध रह गए। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उनके आसपास की दुनिया उनकी तस्वीरें धुंधली कर दी गई और उन्हें अगले मुकदमे के लिए ले जाया गया। हिस। सेलेना उछल पड़ी, उसकी कोमल त्वचा चमकदार लाल हो गई। उसने अपने हाथों को दबाया, लाल धब्बा ठीक हो जाए। उसके चेहरे के भाव बदल गए, उसका हाथ कांपने लगा और उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या कोई भी अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है? जब उसने सबका सामना किया तो उसकी आवाज कांप उठी। उसके भयभीत चेहरे को देखकर वे अचंभित हो गए और उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन वे सदमे से जम गए। मेरी शक्तियां चली गईं, एक आदमी ने भय से भरी आवाज में चिल्लाया। सेलेना का दिल बैठ गया। भगवान का शुक्र है, सिर्फ वही नहीं थी। वह अपनी ओर मुड़ी। उसने आसपास के वातावरण का जायजा लिया और ज्वालामुखी को देखते ही अपने हाथों को अपने चारों ओर लपेट लिया। खांसी। सेलेना को अपने गले में खुजली महसूस हुई और वह भी खांसने लगी। उसका शरीर भीग गया था, पसीने से तरबतर। खांसी के कारण उसका कंधा कांप रहा था। टीम के कुछ सदस्य सहन नहीं कर सके और आराम करने के लिए जमीन पर गिर पड़े। सेलेना झुलसती हुई जमीन पर गिर पड़ी। वह इतनी थक चुकी थी कि उसे गर्मी की परवाह ही नहीं थी। अचानक उनके नीचे की जमीन कांप उठी और एक तेज सरसराहट की आवाज उनके कानों में गूंज उठी। कान ऊपर देखते हुए उन्होंने 20 पिघली हुई चट्टानों को अपनी ओर आते देखा। लानत है। सामने खड़ी मौत के दृश्य ने उनकी ताकत को और बढ़ा दिया। वे झट से खड़े हुए और भागने लगे। इसी बीच ईवा ने आखिरकार जूलियन को छोड़ दिया, जिसने उसे गले लगा लिया और छुपकर उसकी निगाहों में कुछ ढूंढने की कोशिश की। उसके शरीर से स्पर्श होने पर घृणा उत्पन्न हुई। इसके कोई संकेत न मिलने पर उसने राहत की सांस ली। तुम अपने पति को धमकी कैसे दे सकती हो? हम। उसने धीरे से उसकी गर्दन पर चुंबन किया और ऊपर की ओर बढ़ते हुए उसके कान के निचले हिस्से तक गया। ईवा थोड़ी कांप उठी। वह उसकी पकड़ से छूटने ही वाली थी कि तभी सब लोग जम गए। अंडे हैं, अंडे से बच्चे निकलना। उनके भीतर के जानवरों के साथ एक अचानक जुड़ाव महसूस हुआ और बिना किसी रुकावट के, बिना हिचकिचाए वे कमरे से बाहर निकल गए। ईवा उत्साह से लगभग कांप रही थी। तुम्हें क्या लगता है मेरा जानवर कैसा होगा? आह, मैं इंतजार नहीं कर सकता। जूलियन असहाय होकर उसकी पीठ को घूर रहा था। उसे यह याद दिलाना चाहता था कि वह शुरू से ही उसके जानवर को खाना चाहती थी। अध्याय 69। धिक्कार है तुम पर, लेखक महोदय। मैं तो सही।
जिस कमरे में अंडे रखे थे वहां पहुंचते ही ईवा की पकड़ एथन के फर वाले कपड़ों पर और कस गई। एक उसके होठों पर खुशी भरी मुस्कान फैल गई। ईथन ने उसे नीचे उतरने के लिए अपने पंजों से थपथपाया, लेकिन उसने उसे कसकर गले लगा लिया और अपना चेहरा रगड़ने लगी। जूलियन के दरवाजा खोलते ही उसके रेशमी फर के ऊपर से गुजरते हुए जैसे जैसे वे उत्सुकता से देखते रहे, अंडों पर दरारें पड़ने लगी। कुछ मिनट बीत गए और ईवा का मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। भावहीन चेहरे के साथ वह अंडे से बाहर आ रहे उस जानवर की ओर बढ़ी। उसने एथन को नीचे गिरा दिया और उस जानवर को वापस अंडे में धकेल दिया, मानो उसे उसके मूल स्थान पर लौटाने की कोशिश कर रही हो। मूल ईवा प्रिय, बहुत देर हो चुकी है। जूलियन के स्वर में उसके प्रति दया और उसकी पीड़ा पर खुशी दोनों झलक रही थी। उस विशालकाय जानवर का बिना बालों वाला शरीर। उसने अपने जानवरों की ओर रुख किया, एक विशाल कांस्य रंग के शल्कों वाला कोबरा जिसके शरीर पर रेतघड़ी का निशान था। कंटोप। वह उनके बीच के बंधन को महसूस कर सकता था और उसने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। सांप ने अपना सिर आगे बढ़ाया और अपनी ठंडी खाल को रगड़ा। जूलियन के हाथों को छूते हुए उसके मुंह से एक आज्ञाकारी फुफकार निकली। जब ईवा का ध्यान कहीं और था, तब एथन ने अपना मानव रूप धारण कर लिया और अतिरिक्त पैंट उठा ली। उसने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी उतारी और अपने उस विशालकाय जीव की ओर मुड़ा जो अब उसके बराबर ही लंबा खड़ा था। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि ठंडी हवा नीले क्रिस्टलीय रंग वाले विशाल सफेद भेड़िए से निकल रही थी। विरल फर। उनके विशाल शरीर के कारण कमरा ठंडा और तंग हो गया। भेड़िया एथन के करीब आया, उसे सूंघा और फिर उसके पैरों के पास बैठ गया। ये चीखा और एक उसके नुकीले दांतों की एक झलक कमरे में खतरनाक ढंग से चमक उठी। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। ईवा ये देखकर मानसिक रूप से टूट गई थी। उसका बदसूरत जानवर। उसने गुस्से से अपने बाल झटकते हुए उन कराहते जानवरों को वापस धकेल दिया। अंडा। बल के कारण अंडा टुकड़ों में टूट गया और जानवरों की आकृति दिखाई दी। पूरी तरह से दिखाया गया। उसकी त्वचा मुर्गी के पंख नोचे हुए मुर्गे जैसी थी। उसकी पीठ पर 6 पूंछें लहरा रही थी और वह ईवा को घूर रहा था। व्यथित, ठंडी, बिल्ली जैसी आंखें। ईवा कमजोरी से अपने घुटनों पर गिर पड़ी। यह मेरे साथ नहीं हो सकता। वाह वाह, मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्या आपके पास कोई बदसूरत जानवर है? क्यों? वह गुस्से और सदमे में चिल्लाई, मानो उसे अपने इस फैसले पर पछतावा हो रहा हो। अंडा फूटने से पहले उसने उसे नहीं खाया। ईवा की बातों पर लोमड़ी के मुंह से एक तीखी सिसकी निकली। उसने अपनी पूंछ हिलाई और उन्होंने उन्हें धीरे से ईवा के हाथों में लपेट दिया। ईवा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कुराने से भी बदतर थी। उस जानवर की उदासी को महसूस करते हुए उसने उसे सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसकी उंगलियां उसके गुलाबी मांस को छू गईं। वह फूट फूट कर रोने लगी। ऊपर तूफान मंडरा रहा था और बारिश बरस रही थी, मानो उसके दर्द को और बढ़ा रही हो। घाव, बैकवोट ग्रेटर देन लेस देन बैकवोट। वे उसे रोते हुए चुपचाप नहीं देख सकते थे। ईथन उसके बगल में उखड़ू बैठ गया। बारिश की बूंदें पड़ रही थी। उसके शरीर पर पानी की एक धार पड़ी और उसके चेहरे से फिसलकर उसकी ठुड्डी तक पहुंच गई। जादू की तरह उसके हाथों में सहजन की डंडी से भरा एक कटोरा प्रकट हुआ। उसकी सुगंध ईवा के मन में फैल गई। नाक। वह रुक गई। उसकी चीखें धीमी सिसकियों में बदल गईं जब उसने उससे कटोरा लिया हाथ। जूलियन ने उसकी आसानी से सांत्वना मिलने पर अपनी भौहें ऊपर उठाई और कटोरे को घूरने लगी। विचारशील नजर। ईवा ने आक्रामक भाव से मांस पर हमला किया, जैसे कि मांसेस बदसूरत जानवर को बनाने वाला लेखक सेन था। बस बस। एथन ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। उसकी ठंडी आंखों में गर्माहट थी, जैसे वह उसे देख रहा हो। उसकी जैसे ही ईवा की भावनाएं शांत हुई, तेज बारिश हल्की फुहार में बदल गई और फिर रुक गई। उसके ऊपर अब भी बादल छाए हुए थे। तुम्हें लानत हो, लेखक साहब। मैं सही था, मुझे मुख्य अभिनेत्री के करीब नहीं जाना चाहिए था। देखो क्या हुआ। ईवा ने मन ही मन कड़वाहट से शिकायत की। उस जैसी खूबसूरत देवी को ऐसे बदसूरत जानवर के साथ घूमना ही पड़ेगा। सोचा था कि इससे वह घृणा से कांप उठी। उस जानवर को अपने मालिक की घृणा का एहसास हो गया और वह दुख भरी आवाज निकालने से खुद को रोक नहीं पाया। सिसकना। उसका बदसूरत होना उसकी गलती नहीं थी। वह तो अभी नवजात शिशु था और उसके पास बढ़ने का समय था। एक खूबसूरत जानवर में बदल गया। ईवा ने एक दुख भरी सिसकी सुनी और उसे अपराध बोध हुआ। दुखी मत हो, तुम खूबसूरत हो खांसी। खूबसूरत। ईवा ने अपनी बात को रोकने की पूरी कोशिश की। अंतरात्मा तो थी, लेकिन उसकी त्वचा और पतले शरीर को देखकर यह मुश्किल हो गया। उसकी निगाहें कमरे में इधर उधर घूमती रहीं। वह उसकी आशा भरी निगाहों से मिलने में असमर्थ थी। खांसी। जूलियन की दबी हुई हंसी से उसके कंधे कांप रहे थे और उसने अपनी हंसी छिपाने के लिए खांसी का सहारा लिया। उनकी निगाहों में नाचते हुए ईथन के होंठ फड़क उठे और उसने लोमड़ी को दया भरी नजरों से देखा। हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ईवा ने लचल लहजे में थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपनी बात खत्म की। अंतरात्मा की आवाज सुनकर उसने लोमड़ी से मुंह फेर लिया और अपना ध्यान अपने मांस पर केंद्रित कर लिया। लोमड़ी जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी पूंछ लटकी हुई थी और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। ईवा ने उस जानवर को हैरानी भरी नजरों से देखा और पूछा, यह इतना नाटक क्यों कर रहा है? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उसका आत्मविश्वास। मुझे झूठ बोलना पड़ा, तुम्हें पता है ना। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसने अपने मन की बात जोर से कह दी है। वह असमंजस में पलकें झपकाईं। आंसू एक जोरदार विलाप में बदल गए। हा, मैं नहीं कर सकता। हा। आंसू बहने लगे जूलियन की आंखों के कोने से और उसके कंधे कांप रहे थे क्योंकि उसने अपना पेट पकड़ रखा था। बहुत ज्यादा हंसने से होने वाला दर्द। अन्य जानवर अपने साथियों को भावहीन निगाहों से घूर रहे थे। वे कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। क्या हो रहा था? ईवा उसकी हंसी सुनकर जम सी गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। अपराध बोध से शर्मिंदगी महसूस करते हुए वह कमरे से भाग गई, इस डर से कि कहीं वह स्थिति को और खराब न कर दे। मेरे पास है, मुझे अपनी बातों को लेकर सावधान रहना चाहिए। मेरे जानवर का दिल बहुत नाजुक है। उसने मन ही मन भरी किसी जानवर को पालने का औपचारिक उत्साह कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लगा जैसे उसकी भावनाओं के साथ धोखा हुआ हो। हाँ, मुझ जैसे राहगीर की किस्मत कितनी अच्छी होगी, पास होना। अपने पति के विशालकाय पशुओं की छवि ने उसका मूड खराब कर दिया। उसने ईर्ष्या से अपने होंठ काट लिए और उसने मांस का एक बड़ा टुकड़ा खाया। जूलियन दीवार के सहारे धंस गया, जबकि उसका सांप उसके चारों ओर लिपटा हुआ था और उसकी जीभ फड़फड़ा रही थी।
जूलियन ने मुस्कुराते हुए रेत घड़ी के निशान पर उंगली फेरी, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। वे केवल विशालकाय ही नहीं थे, उनके पास ऐसी शक्तियां थी जो उनके स्वामियों की शक्तियों की पूरक थी। ईथन, अपने जानवर की जांच करो, जूलियन ने पुकारा, ये देखने के लिए कि क्या उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है या नहीं। यदि उसका अपना जानवर अद्वितीय था। ईथन को जांचने की जरूरत नहीं थी, वह भेड़िए से निकलने वाली बर्फीली ठंडक को महसूस कर सकता था। क्या तुम्हारे अंदर के जानवर में भी उतनी ही शक्ति है जितनी तुम में है? ईथन ने जिज्ञासा भरे लहजे में पूछा। एक्सप्रेशन। जूलियन के सकारात्मक इशारे को देखकर वह जमीन पर बैठी उदास लोमड़ी की ओर मुड़ा। ऐसा लगता है आखिरकार यह बेकार नहीं था। उस जानवर को घूरते हुए उसकी उदासीन निगाहें थोड़ी नरम पड़ गईं। कम से कम ऐसा नहीं होगा, ईवा के लिए बोझ बन जाना। अध्याय 70, उन्होंने उस कुतिया को क्यों चुना? जूलियन को अपना वादा याद आया तो उसने आह भरी। अंकल स्टोन को कौन बताएगा कि सेके हुए अंडे? एथन को देखते हुए उसकी निगाहें सिकुड़ गईं। मुझ पर इतना दबाव मत डालो। जूलियन ने व्यंग्य करते हुए एथन के चेहरे पर बढ़ती झुंझलाहट के भावों को देखा। ईथन ने उसकी बातों पर भौहें चढ़ाईं, जाहिर तौर पर वह उस विचार पर गौर कर रहा था। चलिए इसे सुलझाते हैं, सिक्का उछालना। मैंने टेल्स चुना। एथन ने यह जानते हुए सुझाव दिया कि वह इस काम को जूलियन पर नहीं थोप सकता। जूलियन सीधा खड़ा हो गया, उसका चेहरा गंभीर हो गया जब एथन ने उसके हाथ से एक चांदी का सिक्का निकाला। अंगूठी। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी किस्मत अच्छी होगी और उसने एकाग्रता से एथन को सिक्का उछालते हुए देखा। हवा में वह लुढ़क कर एथन की हथेली में गिर गया। उनके आसपास का वातावरण तनाव से जम गया। एथन धीरे धीरे उसने अपने हाथ खोल दिए, जिससे तनावपूर्ण माहौल और भी बढ़ गया। सिर सिर, हा हा हा, जूलियन हंस पड़ा, जबकि एथन अविश्वास से जमसा गया। जूलियन ने रखा एथन के कंधे पर एक व्यंग्यात्मक हाथ, उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान। सांस, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा होता है, हर बार किस्मत साथ नहीं देती। वह रुका और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, सड़क पर आराम से समय बिताओ। मैं अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जूलियन उसने झट से अपनी ओर आते बर्फीले खंजर से खुद को बचाया और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। उसके चेहरे पर ईथन ने उसे ठंडी निगाहों से घूरा, अगर नजरें मार सकती तो जूलियन के टुकड़े टुकड़े हो जाते। टुकड़े। जैसे ही उसने जमे हुए सिक्के को चूर चूर कर चमकदार टुकड़ों में बदल दिया, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक उदास आह भरकर वह कमरे से बाहर निकल गया। परित्यक्त जानवरों ने एक दूसरे की ओर निगाहें डाली। कमरे से बाहर निकलना है या नहीं, इस बारे में अनिश्चित। चूंकि उनके मालिक आसपास ही थे, इसलिए उनके पास जाने का कोई फायदा नहीं था। भेड़िया अपनी आंखें बंद करने ही वाला था कि अचानक वह अपने विश्राम स्थल से उठा और चलने लगा। वह कमरे से बाहर निकलकर एथन को ढूंढने लगी। ईथन ने इग्निशन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन बाहर अपनी गाड़ी को दहाड़ते हुए देखकर रुक गया। खिड़की। उनके बीच के बंधन के कारण वह उस जानवर की भावनाओं और इरादों को महसूस कर सकता था। लेकिन वह एक जाल में फंस गया। दुविधा में डूबी उसकी निगाहें बस से हटकर भेड़िए के वजन पर टिक गईं। वापस जाओ, तुम बस में नहीं समा सकते। एथन ने हवेली की ओर इशारा किया, लेकिन भेड़िए ने बस पर अपने पंजे पटके। बस हिलने लगी। एथन ने संतुलन बनाए रखने के लिए खिड़की पकड़ ली। उसे लगभग लग रहा था कि गाड़ी गिर जाएगी। उसके जंगली जानवरों के एक और धक्के से वह अलग हो गया। तुम अभी गाड़ी में बैठे भी नहीं थे कि वो लगभग टूट ही गई। वापस जाओ, मैं सुरक्षित रहूंगा। ईथन ने यथासंभव धैर्यपूर्वक भेड़िए को समझाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए ने इसके विपरीत प्रतिक्रिया दी। गाड़ी लगभग जम सी गई थी। रुकना, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर सवारी कर सकता हूँ। वापस जाओ। एथन का धैर्य टूट गया। वह कूदकर बाहर निकल गया। उसने कार में बैठकर भेड़िए को उसकी कलाई से पकड़ा और उसे घसीटते हुए हवेली में वापस ले गया। भेड़िए ने धीमी आवाज में कराहते हुए अपने पंजों से एथन की जांघों को धीरे से थपथपाया, जिससे उसने अपना इरादा जाहिर किया। एथन वह रुक गया, उसके संदेश को समझने की कोशिश कर रहा था। मौके का फायदा उठाते हुए भेड़िए ने उसे धक्का देकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और इससे पहले कि एथन कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह हवेली के गेट से तेजी से बाहर निकल गया। ईथन केवल भेड़िए के बालों को पकड़कर अपने शरीर को स्थिर कर सका, भेड़िए की स्थिति को स्वीकार करते हुए। कार्रवाई। मालिक की स्थिति स्थिर महसूस करते ही गति बढ़ा दी गई। यह अन्य बसों के बीच से तेजी से गुजर गई। सफेद रोशनी की एक लकीर अपने पीछे सब कुछ छोड़ती चली गई। राहगीरों ने पलकें झपकाईं, उन्हें लगा कि लगातार अंधेरा उनके दिमाग के साथ खेल रहा है। इस बीच सेलेना और उसकी शेष टीम दर्द भरे सदमे में डूबी हुई थी। उसके पैर कांप रहे थे। उसे रुककर आराम करने का मन कर रहा था, लेकिन उन दोनों की भयावह मौत ने उसे जगा दिया। उसे अभी भी याद था कि कैसे चट्टानों ने उन्हें भेद दिया और कैसे उनके शरीर पिघल गए। कार्रवाई में भुने हुए मांस और सल्फर की गंध से उसे मतली होने लगी। वह हार मान लेना चाहती थी, लेकिन ईवा के उन आदमियों के साथ एक दरिंदे जैसी बच्ची होने के ख्याल ने उसे डरा दिया। मदद मिलने पर उसने दांत पीसकर चलने का फैसला किया। वह पीछे नहीं रहना चाहती थी, उसकी अंतरात्मा ने आने वाले बदलाव की चेतावनी दी थी। उसके दिल में घबराहट छा गई, जिससे उसे अपने फैसलों पर संदेह होने लगा। शुरुआत से ही उसने इस निराशाजनक विचार को अपने मन से झटक दिया और इसका दोष उस क्रूर परीक्षा पर डाल दिया। वहां पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कालकोठरी पर विजय पाने वाले केवल लॉर्ड जूलियन और एथन ही नहीं है। उसकी उंगलियां अंगूठी पर फिर रही थी। उसका मन पहले से ही अपने दुश्मन के साथ सौदेबाजी के बारे में सोच रहा था। जब समय आया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। तभी एक नुकीली चट्टान ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे खींच लिया। उसके विचार, हिस, दर्द से चीखते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसका शरीर बुरी तरह फट गया था। रगड़ से वह गर्म जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ी, लेकिन उसने एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। उसकी चीखें सुनकर जॉर्ज नहीं रुका, न ही बाकी लोग रुके। हर आदमी के लिए वह स्वयं। इस परीक्षा ने उन्हें एक कड़वी सच्चाई से अवगत कराया था। जॉर्ज, जिसके मन में कभी अशुद्ध विचार थे सेलेना के बारे में, अब उसे सिर्फ अपनी जान बचाने की चिंता थी। सेलेना अपने घायल पैर को घसीटते हुए खांस रही थी और दर्द से उसका पूरा शरीर तड़प रहा था। खून रिस रहा था। जलती हुई जमीन के संपर्क में आते ही घाव तुरंत सूख गया। दर्द से कराहती हुई सेलेना लड़खड़ा गई और सिर के बल जमीन पर गिर पड़ी। और शायद किस्मत साथ दे, उसे घाव को सीधे जमीन पर दबाया गया। आह!
आंसुओं से उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसके फेफड़ों से एक दर्द भरी चीख निकल पड़ी। धुंध के बीच से उसने उनकी पीठों को अपनी ओर से दूर जाते हुए देखा। उसने मदद की गुहार लगाने के लिए अपने हाथ फैलाए लेकिन उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वह उसकी नजरों से ओझल हो गई। जमीन कांप उठी और अनगिनत पत्थर उछलने लगे जिससे सेलिना का दिल बर्फीले डर से कांप उठा। आकाश में वूश, उन्होंने उस पर झपट्टा मारा। सेलिना कांप रही थी, रिंग कर दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर था कि वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। कदम चट्टान और करीब आती जा रही थी, उसके मन में मौत का ख्याल कौंध गया। वह चीखी, उसकी आवाज कच्ची है, मैं परीक्षा छोड़ता हूं। वह चट्टान उसके माथे से कुछ इंच की दूरी पर जम गई, वहीं अटकी रही। सेलिना की पीठ पसीने से भीगी हुई थी, उसका शरीर कांप रहा था और डर के मारे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। उसके नीचे एक संदिग्ध पीला तरल पदार्थ जमा हो गया था। समय बीतता गया और सेलिना का बेहोश शरीर हिलने लगा। वह कराह उठी, उसकी पलकें फड़फड़ाना। आह! उसकी आंखें खुलते ही उसके होठों से एक चीख निकल पड़ी। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई, उसकी निगाहें इधर-उधर घूम रही थी, उसका धड़कता हुआ दिल तब शांत हुआ जब उसने अपने आसपास का वातावरण देखा। परिचित मंडराते हुए खंभे उसे चारों ओर से घिरे हुए थे, उसकी तनावग्रस्त नसें शांत हुई और वह गिर पड़ी। वह कमजोरी से जमीन पर पड़ी थी और उसकी सांसें अनियमित रूप से चल रही थी। जब मृत्यु का धुंध छट गया तो वह जल्दी से खड़ी हुई और खंभे की ओर दौड़ी, अपने हाथों को उस पर दबाते हुए, खंभे पर और जोर से मारते हुए, लेकिन वह अभी भी वहीं थी। था। यह सोचकर आंखों में आंसू आ गए कि ईवा के पास एक दरिंदा था और उसके पास कुछ भी नहीं था। उसका शरीर वह खंभे पर जोर-जोर से मुक्का मारते हुए कांप रही थी। आसपास मौजूद लोग उसकी उन्मादी हरकतों को देखते रहे और उससे दूर हट गए। वह घुटनों के बल गिर पड़ी, उसके नाखून खंभे में गड़ गए और उसके मुंह से सिसकने की आवाजें निकलने लगी। पहले से थकी हारी होने के कारण वह उस स्थिति में रहने के लिए बाध्य थी, क्योंकि उसके दिमाग में तरह-तरह के विचार चल रहे थे। उन्हें अभी तक अपने जानवर नहीं लाने चाहिए थे। हाँ, अभी-अभी खबर आई है, मुझे अवश्य ही परीक्षा में उनका अनुसरण करें। अगर यह काम न करे तो, एक विचार उसके मन में कौंध गया और वह गिर पड़ी, चुपचाप। वह अपनी आखिरी उम्मीद अंगूठी को हैरानी से देखती रही, और उसने घबराकर निगल लिया, उसका हाथ इसे कसकर पकड़े हुए। उन्होंने उसके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। ये सब उनकी गलती है। वे उसके द्वारा ठीक होने का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? क्यों, क्या उन्होंने उस कमीनी को चुना? ईवा का चेहरा उसकी आंखों के सामने कौंधते ही उसने नफरत से दांत पीस लिए। उसका दिमाग, वह मरी क्यों नहीं? उसकी मौत होनी ही थी। हताशा में अपने बालों की लंटें खींचते हुए उसके पिछले जीवन से सब कुछ अलग हो गया है। वह उन्हें लगा कि इन सब के लिए ईवा ही जिम्मेदार है। अगर ईवा ने ऐसा किया होता तो वह एथन और जूलियन को बचा लेती। उसकी मृत्यु वैसे ही हुई जैसे होनी चाहिए थी। अब तक वह उनकी टीम का हिस्सा बन चुकी होती, सुरक्षित होती और उसे वह सब कुछ मिल जाता जो वह चाहती थी। उसकी उंगलियों के सिरे। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए था। एक परिपूर्ण नया जीवन, लेकिन अब सब कुछ उसके कारण बर्बाद हो गया है। उसकी उंगलियां घृणा से खंभे में धंस गईं। एक राहगीर की नजर उस पर पड़ी और वह वहीं जम गया। उसका शरीर कांप उठा और उसने सहज ही एक कदम आगे बढ़ाया। डर के मारे पीछे हट गए। उस आदमी ने अपने शरीर पर उभरे रोंगटे मलते हुए सोचा कि एक खूबसूरत महिला ऐसा क्यों करेगी? ऐसी विशैली निगाह, सामान्य महिलाओं के साथ ही रहना बेहतर है, सुंदरता ही सब कुछ नहीं है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसने अभी-अभी एक आदमी को महिलाओं के प्रति अपनी पसंद पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। उसने अपने चेहरे को संवारा, अभिव्यक्ति को नाजुक सुंदरता के एक सधे हुए मुखौटे में ढालना। उसने अपने बालों को संवारा और कपड़ों से धूल झाड़ी, तभी तेज बदबू से वह जम सी गई। उसके कपड़ों पर पेशाब के निशान थे। शर्मिंदगी से चेहरा लाल किए हुए वह भीड़ से काफी दूर खड़ी रही और खोजबीन करती रही। उसके पास अतिरिक्त कपड़ों के लिए एक स्पेस बैग है। उसे निराशा हुई क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला। ईथन ने अपने भेड़िए के साथ एक रोमांचक और आनंददायक यात्रा की। उसके पैर थोड़े कमजोर थे, नीचे मिला। सुरक्षाकर्मियों की हैरान और भयभीत निगाहों के सामने भेड़िए के फर को सहलाते हुए उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी शक्तियों का आह्वान किया। उन्हें लगा कि यह कोई कालकोठरी का जानवर है जो घुसपैठ कर चुके थे। अपना हमला रोके और साइंटिस्ट स्टोन को फोन करें। उसे बताओ कि यह जानवरों के अंडों से संबंधित है। एथनस ने अपने भेड़िए को थपथपाया, जो पहरेदारों के संकेत मिलते ही रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। हमला करना। गार्डों ने सतर्कता भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। एक गार्ड वैज्ञानिक भवन में तेजी से घुस गया, जबकि दूसरा ने लोग वहीं जम गए। एथन के बगल में खड़े विशाल भेड़िए को घूरते रहे। इसी बीच स्टोन अपने बगल में खड़े कनिष्ठों को उनके काम के बारे में निर्देश देने में व्यस्त थे। नहीं, बॉडी सूट को दोबारा बनाओ। इसे भारी भरकम न बनाएं, पहनने वाले को चलने फिरने की पूरी आजादी होनी चाहिए। इसके साथ और प्राप्त करें। खटखटाओ। स्टोन ने इस व्यवधान पर भौहें चढ़ाई। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के बीच में था और जिस अंधे व्यक्ति ने उसे परेशान करने के लिए यही समय चुना। अब उनका काम सतह पर खोज करने वालों के भविष्य के जीवन से जुड़ा है, जिसमें जरा सी भी गलती शामिल है। ये हानिकारक हो सकता है। उसने दरवाजे के सबसे करीब खड़े व्यक्ति को दरवाजा खोलने का इशारा किया। दरवाजा खोला गया और एक चिंतित गार्ड अंदर आया। श्रीमान स्टोन, एक विशालकाय भेड़िए के साथ आए एक व्यक्ति ने कहा कि वह आपसे मिलना चाहता है। उन्होंने कुछ कहा, एक जानवर के अंडे। गार्ड ने धीमी आवाज में कहा। वह अभी सांस लेने ही वाला था और जब उसने किसी को अपने पास से भागते हुए देखा तो स्टोन के लिए अतिरिक्त सहायता के लिए पुकार लगाई। उसने पलकें झपकाई और मिस्टर स्टोन कहीं भी दिखाई नहीं दिए। चौड़ी आंखों से उसने देखा। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर वे उसके पीछे दौड़ पड़े। एथन के बगल में खड़े विशाल भेड़िए को देखकर स्टोन अचानक रुक गया। उसकी आंखें भेड़िए की ओर इशारा करते हुए उसकी आंखें चमक उठी और एथन की ओर देखते हुए उसने अपने हाथों से अंडे के आकार के इशारे किए। क्या सच में? एथन के सिर हिलाते ही उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। वह सावधानी से करीब आया, उसकी उंगलियों में बहुत खुजली हो रही थी। यह इतना विशाल क्यों है? मैं इसे देखना चाहता हूं। जैविक संरचना की जांच करो, कुछ परीक्षण करो। भेड़िए ने स्टोन पर धीमी, धमकी भरी गुर्राहट निकाली। रहस्यमय ढंग से चमकती आंखें। उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा, मुश्किल से निगलते हुए भेड़िए को घूरते हुए उसके मुंह से लगभग लार टपकने लगी।
भेड़िए के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी गुर्राहट तेज होती गई लेकिन एथन के थपथपाने पर वह रुक गई। छाल, मेरे भेड़िए के पीछे लार टपकाना बंद करो, मैं जा रहा हूँ। एथन को लगा कि उसका संदेश पहुंच गया है और अब जाने का समय हो गया था। मुझे ईवा की याद आने लगी थी। इंतजार, क्या तुम यूं ही चले जाओगे? क्या आप जूलियन के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? क्या तुम्हारी पत्नी जानवर है? क्या उस राक्षस के पास कोई शक्तियां हैं? क्या यह इससे भी बड़ा हो जाएगा? कैसा है आपका इसके साथ कैसा रिश्ता है? क्या आपने इसकी युद्ध क्षमता की जांच की है? इसकी कमजोरियां क्या है? ईथन पर इतने सारे सवाल दागे गए कि उसे चक्कर आने लगा। वह लगभग उछलने ही वाला था। उसके जानवर लेकिन स्टोन ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसके दिल में सवालों की गूंज थी। विशाल आकृति की उपस्थिति में उसका डर गायब हो गया था। शिकारी, प्यारे भतीजे, घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, चलो इस पर ठीक से चर्चा करते हैं। एक दयनीय स्वर में मुस्कुराते हुए वह उसे अंदर खींच ले गया। ईथन के चेहरे पर शिकन आ गई, उसकी निगाहों में अधीरता झलक रही थी। वह जम जाना चाहता था। स्टोन को यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए था, लेकिन उसे ये सब बकवास सहनी पड़ी। डॉट डॉट डॉट। हवेली में वापस आकर ईवा जूलियन को खींचकर अपने कमरे में ले गई। वह अभी चकाचौंध से भरा हुआ था और पलके झपका रहा था। पेड़ों और हवा का नजारा। उसने गहरी सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वह दृश्य का पूरी तरह से आनंद ले पाता, किसी ने उसके कंधे पर उंगली मारी। आंखें खोलकर उसने ईवा की ओर देखा, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी भरी मुस्कान थी, लेकिन किसी कारणवश इससे उसे संदेह हुआ। अहम, देखिए मेरे हाथ कितने पतले हैं, मैं बहुत नाजुक हूं। अतिरिक्त प्रभाव के लिए उसने ढाल बनाए। उसने अपने चेहरे पर कमजोरी का भाव दिखाने की कोशिश की और जूलियन की ओर प्यारी सी पलकें झपकाई। उसने अपनी बाहें मोड़ ली और उसके होंठ फड़कने लगे जब वह उसे नाटक करते हुए देख रहा था। उसे देखकर उसका पूरा ध्यान अपनी ओर खींचते हुए उसने घास से ढकी जमीन की ओर इशारा किया। वह जमीन को घूरता रहा। उसके कहने का मतलब समझ में नहीं आया। उसकी उलझन देखकर उसने जमीन जोतने का अभिनय किया। उंगलियां इस तरह मुड़ी हुई थी मानो बीज बोना। जूलियन ने सहमति में सिर हिलाया, फिर विशाल मैदान को देखकर स्तब्ध रह गया। जैसे ही उसे उसका मतलब समझ आया, ईवा ने ताली बजा दी। आप ये कर सकते हैं। झगड़ा करना चालाक। उसकी आवाज ऊंची हो गई और उसने खुशी से हवा में मुक्का मारा। जूलियन उसकी हरकतों को देखकर अवाक रह गया। उसने विशाल मैदान पर एक नजर डाली और आह भरी, निराशापूर्वक। खेती के औजारों के बिना मैं काम नहीं कर सकता, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज में आशा की एक झलक थी। जब ईवा ने एक दिशा की ओर इशारा किया तो वह उम्मीद भी खत्म हो गई। चारों ओर देखते हुए उसने हवेली के परिचित कृषि उपकरण देखे। ऐसा लग रहा था कि वह वेल प्रिपेयर्ड एंड देयर वाज नो एस्केपिंग फार्मिंग टुडे। ईवा सीटी बजाते हुए जंगल की ओर भाग गई, जूलियन को वहीं अकेला छोड़कर। हाँ, कितनी राहत मिली। अब क्या बोना है? मांस। उसने इस अवास्तविक विचार पर झट से अपना सिर हिला दिया। यह हालांकि अगर मांस उगाया जा सके तो अच्छा होगा। उसने इसकी कल्पना की और खिलखिलाकर हंस पड़ी, मानो चमकते हुए खेत के विचार से उसके मुंह में पानी आ गया हो। सुनहरा, वसायुक्त स्वादिष्ट व्यंजन। सपने देखना ही एकमात्र उपाय हो सकता है। उसने जंगल में प्रवेश करने से पहले खेत की ओर लालसा भरी नजरों से देखा। सूर्य की रोशनी पेड़ों पर पड़ रही थी और हवा के झोंके से पत्तियां हल्की हल्की सरसरा रही थी। वह आगे बड़ी जंगल के बीच से गुजरते हुए चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। न कीड़े मकोड़ों की आवाजें थी और न ही पक्षियों की चहचहाहट। ये पेड़ों की सरसराहट की छिटपुट आवाजों के साथ ये बिल्कुल भी भयावह रूप से शांत नहीं था। उसने पेड़ से एक फल तोड़ा और अपने हाथ में मौजूद 2 रंगों को ध्यान से देखा। पका हुआ कौन सा है? उसने बुदबुदाते हुए पहले हरे वाले को काटा। सका चेहरा खट्टेपन से चेहरा सिकुड़ गया, आंखों में पानी आ गया। पाह, उफ, उसने जल्दी से उसे थूक दिया। उसका जीभ खट्टेपन से जल रही है। उसने हरे फल को फेंक दिया और पीले फल को काटकर खा लिया, इस उम्मीद में कि खट्टापन दूर हो जाएगा। स्वाद, उफ, खट्टापन जैसे किसी झटके से लगा। उसने संतुलन बनाने के लिए पेड़ को पकड़ लिया। पहला धिक्कार है, नींबू। यह एहसास होते ही वह चिल्लाई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह थिमेल लेमन का चेहरा भूल ही गया था। कितनी बड़ी बेवकूफी कर बैठा। झुर्रियों से भरे चेहरे के साथ वह डर से फल को घूरती रही। उसकी छवि उसके मन में हमेशा के लिए अंकित हो गई। दिमाग। उस भयावह अनुभव के बाद वह बड़ी सावधानी से अपने सामने आने वाले हर फल को छोटे छोटे टुकड़ों में खाकर देखती थी। चलने के बाद कुछ देर तक जंगल के अंत तक पहुंचे बिना वह ऊपर सूखी लकड़ियों को लात मारती रही, फिर बीच रास्ते में ही रुक गया। जब वह ध्यान से सुन रही थी तो उसके कान खड़े हो गए और बहते पानी की आवाज सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह उसकी ओर तेजी से दौड़ी, पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए एक खुले मैदान में पहुंच गई। एक पथरीली पहाड़ी से पानी तेजी से बह निकला, जिससे एक निर्मल धारा का निर्माण हुआ। खुले मैदान में खुशी की चीखें गूंज उठी। ईवा नदी की ओर दौड़ी, उसके पैर पानी में छपछपा रहे थे, उथले पानी पर। हा, वो फिर कभी अपनी जगह से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। क्या मैं यहाँ नहीं रह सकता जब हवा खत्म हो जाए? ये विचार उसके मन में कौंधे और उसकी हंसी तुरंत रुक गई। ये काम हो सकता है, लेकिन क्या मैं हमेशा के लिए अपनी जगह पर रह सकता हूँ? क्या होगा अगर यह हमें उसी तरह बाहर निकाल दे जैसे कालकोठरी? ईवा ने स्तब्ध होकर बुदबुदाया, जैसे ही वह उखड़ू बैठी और पानी में अपना हाथ फेरा। मुझे इसे आजमा कर देखना चाहिए। वह पानी में कूदी और उठी, जंगल में किसी चीज की तलाश में दौड़ पड़ी। जूलियन। इसी बीच जूलियन ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और थकावट से भरी निगाहों से अपने काम को घूरता रहा। मैदान की आधी हरी घास मुरझा गई थी, मानो उसका जीवन चक्र समाप्त हो गया हो। उसके मन में एक विचार आया, वह अपनी शक्तियों से उनकी वृद्धि को तेज कर सकता था, जिससे वे खरपतवार निकालना आसान है। उसने रेक उठाने से पहले अपने कंधों को फैलाया। हल्की गति से घास सहजता से उखाड़ दिया गया। यह दृश्य देखकर उसे प्रेरणा मिली और उसने और तेजी से काम करना शुरू कर दिया। पसीने से उसकी कमीज पूरी तरह भीग गई थी, इसलिए उसने उसे उतार दिया और अपनी आंखें पोंछी। वह अपने काम में इतना मग्न था, वह इतना काम में व्यस्त था कि उसने ईवा को अपनी ओर दौड़ते हुए नहीं देखा। जूलियन। अचानक आए आवाज से चौंककर जूलियन ने रेक गिरा दिया। उसने अपनी छाती थपथपाई। हौंफती हुई ईवा की ओर मुड़ते हुए उसने अपनी अनियमित धड़कन को शांत किया। ईवा ने माफी मांगते हुए हाथ हिलाया और उसकी सांस फूल रही थी। मुझे एक विचार आया, हमें परीक्षण करने की आवश्यकता है, इसे बाहर निकालो। ईवा मैदान को देखकर अचंभित होकर रुक गई। वाह, इतनी तेजी! मुझे आपके बारे में पता है, कर सकता है। बहुत बढ़िया। उसने अंगूठा ऊपर करके उसकी प्रशंसा की। जूलियन का कान थोड़ा लाल हो गया जब उसने अपना गला साफ किया और उसे जारी रखने का इशारा किया। ओह हाँ, चूंकि मेरे पास हवा और पानी है और चीजें उगाई जा सकती हैं, तो हम क्यों न कहीं और रहें? मेरी जगह। जूलियन के चेहरे पर उसके शब्दों को लेकर विचारशीलता के भाव उभर आए। उसे लगा कि यह विचार व्यावहारिक है।
ध्यान देने योग्य बात उसके हाव भाव को देखकर ईवा ने आगे कहा, लेकिन हमें यह जांचना होगा कि क्या अंतरिक्ष हमें कुछ समय बाद बाहर नहीं निकाल देगा। जबकि जूलियन ने उसकी चमकीली दमकती आंखों को देखा और खुद को उसके बालों को सहलाने से रोक नहीं पाया। ठीक है, चलो उसे करते हैं। अध्याय 72। बहन तुम कहाँ हो? स्टोन के लगातार चिढ़ने से एथन का जानवर बुरी तरह से आहत हो गया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के बाल पतले हो रहे हैं, अंतहीन परीक्षाओं से। ईथन का चेहरा इतना गंभीर था कि ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से बर्फीली धुंध निकल रही हो। वह बैठकर स्टोन और प्रशासक डीन को देखता रहा, जो आपस में जोश से बातें कर रहे थे। जब उन्होंने उसके जानवरों को घेर लिया तो वह समझ नहीं पाया। उनके अंतहीन सवालों का जवाब देते देते उनका गला बैठ गया था। अंत में डीन ने कुछ शब्द कहे। ईथन ये सुनने के लिए बेताब था। मुझे इसकी सूचना नेता को देनी होगी। आपका यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन हमसे एक और मुलाकात की उम्मीद रखें। बिना किसी झिझक के वो बाहर निकल आया। उसका भेड़िया उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। स्टोन की अनिच्छुक निगाहें भेड़िए की पीठ पर टिकी हुई थीं, जिससे वह कांप उठा और अपनी गति बढ़ा दी। एथन के और करीब आते हुए जैसे ही वे गलियारे से गुजरे, अन्य वैज्ञानिकों ने अपना काम रोक दिया और उस विशालकाय जानवर को देखकर विस्मय से घूरने लगा। उनकी निगाहों के बीच एथन इमारत से बाहर निकला और अपने भेड़िए पर सवार हो गया। भेड़िया तेजी से अंदर की ओर दौड़ पड़ा गलियों में, और एथन के मार्गदर्शन के बिना ये हवेली की दिशा में चला गया। उसके जाते ही डीन इमारत से बाहर भागा, एक बस में बैठा और गाड़ी चलाकर निकल गया। डॉट 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 टकराना टकराना। दस्ताने पहने हुए एक मुके ने जोरदार प्रहार किया और लोहे जैसे सख्त पंचिंग बैग पर वार किया। ग्रेस का सुडौल शरीर चमक रहा था। पसीने से तरबतर होकर उसने मुक्कों की बौछार कर दी, जिससे उसके चेहरे पर निशान पड़ने लगे। बैग की कभी चिकनी सतह। एक आदमी दरवाजे से टिककर खड़ा था, उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारी निगाहें मुझ पर टिकी हैं। क्या तुम्हारे पास मुझे घूरने के अलावा और कोई बेहतर काम नहीं है? पत्नी, ग्रेस ने बिना किसी घबराहट के शांत भाव से कहा, जैसे ही उसका वर्कआउट खत्म हुआ। रुकना। उसके शब्दों पर काले बालों वाला आदमी सीधा खड़ा हो गया। उसने बगल में टंगा एक तौलिया उठाया। वह दरवाजे के पीछे से उसकी ओर बढ़ा। उसकी निगाहें केवल उसी के शरीर पर टिकी हुई थी। कौन सी पत्नी शिकायत करती है कि उसका पति पर्याप्त काम नहीं करता? उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी निगाहें उसकी गर्दन से बहते पसीने पर टिकी हुई थीं, जो उसकी छाती के घुमाव को ट्रेस कर रहा था। चाहे वे कितने भी समय से साथ रहे हों, वह अब भी उसकी सुंदरता से चकित था। वह ऐसा लगता था मानो वह कभी बुरा ही नहीं होता। उसके फैले हुए हाथों से बचते हुए उसने तौलिए से धीरे से उसके पसीने को पोंछ दिया। क्या मेरे खूबसूरत प्रशासक की पत्नी आज खाली है? चलो डेट पर चलते हैं। ग्रेस ने अर्थपूर्ण निगाहों से उसकी बुरी आंखों में देखा। क्या तुम मेरा इस्तेमाल सुस्ती दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो? काम के सिलसिले में छुट्टी पर? तुम पहले से ही इतनी उम्र की हो। लियो ने उसे गहराई से चूम लिया, जिससे उसके शब्द बीच में ही रुक गए। उसके होठों को छोड़ते हुए उसने उसे धमकी भरी नजरों से देखा। मुझे फिर से बुरा कहो, मैं वादा करता हूं तुम आज काम नहीं कर पाऊंगा। उसकी गहरी आवाज सुनकर उसके ठंडे चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। विशेषताएं। वह सोच रही थी कि वह इतना ऊर्जावान क्यों है, जैसे कोई युवक हो। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में होने के बावजूद 40 वर्ष की आयु में भी उनका शरीर सुगठित रहा। उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं थी और उनके बाल स्वस्थ काले रंग के थे, जिनमें कोई भी तरह की चमक नहीं थी। बालों के सफेद होने के संकेत। उसका लंबा कद उसे पूरी तरह से घेरे हुए था, जिससे क्रिस्टल जैसी रोशनी में केवल उसके बाल ही दिखाई दे रहे थे। वातावरण गर्म हो गया। चारों ओर गुलाबी बुलबुले उठने लगे, लेकिन घिनौना, एक सुस्त आवाज ने घृणा से कहा। लियो ने भौहें चढ़ाई और अपने बेटे को देखने के लिए मुड़ा। वह दीवार के सहारे झुका बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और हमेशा की तरह उसकी नींद से भरी आंखें आधी बंद थी। लियो ने घृणा से नाक सिकोड़ी। उसे लगभग शक हो रहा था कि क्या यह उसका और उसकी पत्नी का बच्चा है। वह हमेशा यही सोचता रहता था। मुझे आश्चर्य हुआ कि कहीं वे गलत चीज तो वापस नहीं ले आए। लेकिन उसके बालों के हरे सिरे और उससे मिलती जुलती शक्ल देखकर उसने आह भरी। निराशा। आखिरकार तुम अपने कमरे से बाहर निकल आए। एक गर्लफ्रेंड या पत्नी बना लो, फिर तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होगा। जब मैं अपनी पत्नी के साथ इश्कबाजी करता हूं तो मुझे जलन होती है। भागो, वापस जाओ। लियो ने उसे भगा दिया, लेकिन आरोन ने उसे नहीं भगाया। उसने उभरे भाव से उसकी ओर देखा। ग्रेस ने चिंता और थोड़ी सी अपराधबोध के साथ अपने बेटे को देखा। अपनी बहन को ले जाते हुए देखना उसकी आंखों के सामने ही उसके मन में एक अमिट छाप रह गई थी, खासकर इसलिए क्योंकि वह अपनी बेटी को ढूंढने और उस साजिश में शामिल सभी लोगों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। उसके पति ने ही लगभग उसका पालन पोषण किया था। माँ, बेवजह सोचना बंद करो, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। उसकी सुस्त आवाज ने उसे उसकी सोच से बाहर निकाल दिया। विचारों में खोई हुई तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना चेहरा छुआ और स्तब्ध होकर अपने गीले हाथों को देखने लगी। लियो ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, बाहों से उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे आराम पहुंचाया। हम अपनी बच्ची को ढूंढ ही लेंगे। मैंने उसकी तलाश करना नहीं छोड़ा है। तुम मेरे पास हो और एरोन, उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए धीरे से उसे उस पर और एरोन पर अधिक भरोसा करने के लिए प्रेरित किया। आरोन ने उन्हें एक नजर देखा, फिर परछाइयां उसके चारों ओर लिपट गईं और वह गायब हो गया। दीवारें। एक परछाई भूत की तरह छत से सरकती हुई गुजरी और आरोन बिस्तर पर गिर पड़ा। सहजता से उसने अपने बालों को पीछे किया और कतार में लगे अनगिनत कंप्यूटरों को लालसा भरी नजरों से देखा। उसके कमरे की दीवारों पर उसकी निगाहें टिकी हुई थीं, कोने में रखे विशाल अंडे पर उसकी नजरें टिकी हुई थीं। अपने व्यायाम को भूलकर वह कंप्यूटर की ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां सहज रूप से कंप्यूटर पर चलने लगी। कीबोर्ड चालू थे, लेकिन स्क्रीन खाली ही रही। अगर बिजली चालू होती तो वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। वह अपना काम नहीं करता। मदर सैड जस्ट बाय लुकिंग एट हिम। बहन, तुम कहाँ हो? उसकी सुस्त आवाज में उदासी की झलक थी। उसने शहर भर के सभी कैमरों को हैक कर लिया था, इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार हो जाए या उसे अपने बारे में कोई सुराग मिल जाए। बहन के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। हताशा में अपने बाल खींचते हुए उसने बुदबुदाया, मैं किसे बेवकूफ बना रहा हूं। मुझे तो पता भी नहीं क्या वो इसे दिख रही थी। वह अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें नींद से भारी हो रही थी, खालीपन से भरी हुई थी, किसी भी प्रेरणा से। डॉट 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 डॉट। ग्रेस ने अपनी कमजोरी से नफरत करते हुए खुद को संभाला। उसके आलिंगन से दूर हटते हुए वह उसके चेहरे पर फिर से शांत भाव आ गए। मैं ठीक हूं। अगर मैं आज रात फ्री हुआ तो हम डेट पर चलेंगे। ग्रेस ने लियो के अधीन वादा किया था, चिंतित निगाह। लियो ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, ये जानने की कोशिश करते हुए कि क्या वह दिखावा कर रही है, लेकिन उसे उसकी दृढ़ निश्चय ही दिखाई दी। सच्ची निगाह। उसने उसके बालों की एक लट को खींचा और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई।
वह लगभग था जोखिम उठाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उनके बटलर ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने उसके बालों की एक लट को खींचा और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वह लगभग था जोखिम उठाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उनके बटलर ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैडम ग्रेस, वैज्ञानिकों के संग से कोई यहाँ आया है। बटलर ने आवाज लगाए दरवाजा खोला। काम को देखकर ग्रेस का चेहरा गंभीर हो गया। उसने लियो के उदास चेहरे पर एक चुंबन दिया और हल्की हंसी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। लियो ने दबे स्वर में अपशब्द कहे, उसे ये व्यवधान बिल्कुल पसंद नहीं थे। आज वह स्वतंत्र था और चाहता था कि अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताना चाहता है, लेकिन नहीं। पहले उनका बेटा, अब वैज्ञानिक संघ। अब रिटायर होने का समय आ गया है, वह इस काम के लिए पहले ही काफी बूढ़े हो चुके थे। वही विचार उसे लुभाने लगा और वह दरवाजे की ओर देखता रहा, गहरी सोच में डूब गया। क्या होगा अगर वह अपनी पत्नी का अपहरण करके उसे किसी दूसरे शहर में ले जाए? 1 से 10 के पैमाने पर वह उसे कितनी बुरी तरह पीटेगी, या क्या वह वास्तव में सफल हो पाएगा? उसने उन असंभव विचारों को तुरंत अपने मन से निकाल दिया, क्योंकि वह अपनी पत्नी को अच्छी तरह जानता था। उसे एक बस में बिठाकर वापस शहर ले जाया जाएगा। ऐसा तो बस अपना ही देखा जा सकता है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसके शब्द खाली कमरे में गूंज रहे थे। ग्रेस अपने पति के इन मनगढ़ंत विचारों से अनजान थी और उसने जल्दी से आरामदायक कपड़े पहन लिए। कपड़े। पास आते कदमों की आहट सुनकर डीन अपनी सीट पर सीधा बैठ गया। जैसे ही उसने देखा, वह अपनी सीट से उठा और अभिवादन में सिर हिलाया। बैठो। ग्रेस ने उसे बैठने का इशारा किया। क्या सुरक्षा सूट में कोई समस्या है? प्रयोगों। उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। अध्याय 73। महोदय, मिशन सफल रहा। नहीं, परियोजना अच्छी चल रही है, हम लगभग विलय के चरण में हैं। वह रुका, कोशिश करते हुए उसकी उत्तेजना को नियंत्रित करना। महोदय, पहले जानवर के अंडे फूट चुके हैं। हमने उस मशीन पर कुछ परीक्षण किए। ग्रेस की उत्साहित निगाहों के बीच आगे बढ़ने से पहले उसने अपने सूखे गले को नम करने के लिए पानी की एक घूंट ली। नजर। भेड़िए के परीक्षण से हमने पाया कि वह जानवर अपने मालिक की शक्तियों के साथ उच्च स्तर की अनुकूलता रखता है। इसका विकास चक्र सामान्य आकार से अधिक बढ़ने के संकेत दिखाता है। हमें इस बारे में पक्का पता नहीं है, अभी तक विकास की सीमा तय नहीं हुई है। ग्रेस ध्यान से सुन रही थी, भेड़िए के आकार के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी, उसे देखने के लिए बेताब थी। इसे व्यक्तिगत रूप से करें। अन्य जानवरों का क्या होगा? क्या वे लोगों के प्रति शत्रुता के कोई लक्षण दिखाते हैं, और क्या उनके मालिक का उन पर पूरा नियंत्रण है? ग्रेस ने चिंता जताते हुए पूछा। वह चाहती थी पता करे कि उस जानवर को जीवित रखना सही निर्णय था या नहीं। मैडम, वे समस्याएं मौजूद नहीं है। यह एक बुद्धिमान प्राणी है, कालकोटरी जैसा नहीं। यह एक राक्षस है और हमारे अवलोकन से पता चलता है कि यह अपने मालिक का आज्ञाकारी है, डीन ने कहा, जो बहुत ही बुद्धिमान था। उसके चेहरे पर आशा भरी मुस्कान फैल गई। यह मानव जाति के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी और सतह को पुनः प्राप्त करना अब केवल एक साधारण कार्य नहीं रह गया था। सपना, यह संभव था। तीनों को मेरे घर आमंत्रित करें और सुरक्षा सूट परियोजना में तेजी लाएं। सूचित करें प्रशासकों के साथ यह जानकारी साझा करें और इसे अन्य शहरों के साथ भी साझा करें। ग्रेस ने यह बयान जारी किया। आदेशों के चलते उसका दिमाग पहले से ही आगे आने वाले कार्य के बारे में सोचने में लगा हुआ था। डीन ने सिर हिलाया और उनके शब्दों को नोट कर लिया। श्रीमती ग्रेस, मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। शब्द अलविदा, उसने दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से कहा। उन्होंने परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपना सब कुछ देने का संकल्प लिया। दुर्भाग्यवश चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती और भूमिगत शहर जल्द ही यह एक मानव निर्मित आपदा में बदल जाएगा। डीन वैज्ञानिक संघ की ओर वापस गाड़ी चला रहा था। शहर के निरंतर अंधेरे के कारण उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह वहीं खड़ा है, उदास और खाली। 2 घंटे बाद वो गिल्ड के सामने रुका। कालकोठरी में घुसने वाले लुटेरों को राक्षस के अंडे तक ले जाने वाली टीम ने उसे आकर्षित किया। परीक्षण। वहां मौजूद अधिकारी ने उसे देखा और तेजी से दौड़कर उसके पास पहुंचा। सर, मिशन सफल रहा। ये रही रिपोर्ट, जिसमें आंकड़ों के अनुसार ये दिखाया गया है कि कितने लोगों ने उन्होंने अंडे तो लिए लेकिन असफल रहे। उस आदमी ने अपने बैग से एक लिपटी हुई फर की खाल निकालते हुए कहा। बहुत अच्छा, अगला जत्था ले जाओ और कालकोठरी के राक्षस से सावधान रहना। डीन ने प्रशंसा की। उसकी मेहनत के लिए उसे धन्यवाद देते हुए उसने उससे खाल लेते हुए एक चेतावनी छोड़ दी। उस आदमी ने सिर हिलाया। उसकी चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए वह एक तरफ हट गया और डीन को आगे जाने दिया। डीन चमड़े को खोलते हुए आगे बढ़ा और लोगों की संख्या देखकर उसका चेहरा सिकुड़ गया। जिन लोगों को अंडे मिले उनकी संख्या से अधिक लोग असफल रहे। ये ठीक नहीं है, मुझे बाकी शहरों को सूचित करना होगा। डीन ने बुदबुदाते हुए कहा और ऐसा करने की योजना बनाने लगा। कालकोठरी में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए परीक्षण अनिवार्य है। ईथन के भेड़िए की याद अभी भी उसके मन में ताजा थी। वह और भी बेचैन था, उम्मीद लगाए बैठा था ताकि हर कोई अपना पसंदीदा जानवर जल्दी से प्राप्त कर सके। उन्होंने अपनी अधीरता को दबा लिया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर लोगों को सावधान न रखा जाए तो उनसे गलतियां होने की संभावना रहती है। शांत, और उसकी कोई भी गलती घातक साबित होगी। उन्होंने एक कनिष्ठ वैज्ञानिक को रोककर कहा, मिस्टर को बुलाओ, मेरे कार्यालय में पत्थर लाओ। डीन मैनुअल लिफ्ट में चला गया। सेलिना बस से उतरी। उसकी निगाहें एथन और जूलियन के घर की ओर जाने वाली जागीर पर टिकी हुई थी। घर। उसने कांपती हुई सांस ली। अब या कभी नहीं, उनके पास पहुंचने का यह उसका आखिरी मौका था। अपने दुश्मन को ढूंढ निकालना। यदि उसके पिछले जीवन की यादें स्पष्ट होती, वे अफवाहें जो उसे सौभाग्यवश सुनने को मिली थी, अपने पूर्व पतियों के साथ पार्टी करना। उसे कुलीन महिलाओं के शानदार जेडाइट और क्रिस्टल के गहने याद थे। उस क्षण ने उसकी आंखें खोल दी। हालांकि वह एक प्रसिद्ध नायिका थी, लेकिन वह एक साधारण महिला मात्र थी। उनसे पहले कोई नहीं। जब उसे एक जोकर की तरह उनके सामने घुमाया जा रहा था, तब भी उसने मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। मंच पर प्रस्तुति देना। उनकी उपहास भरी हंसी अभी उसके दिमाग में बुरे सपने की तरह गूंज रही थी। वह उनकी घूरती निगाहों को सहन नहीं कर पा रही थी। और जब उसने उनकी बातचीत सुनी तो वह थोड़ी देर आराम करने के लिए शौचालय में चली गई। हे भगवान, एथन कितना सुंदर है। मैंने सुना है कि वह अविवाहित है। काश मैं भी ऐसी लड़की को पटा पाता। अच्छा आदमी। शश। उसकी उन ठंडी नीली आंखों से वह इतना डरावना लगता है कि मुझे लॉर्ड जूलियन ज्यादा पसंद है। महिलाओं ने दबी आवाज में फुसफुसाया। अपनी बात कबूल करने पर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी झलक रही थी। तीनों महिलाएं खिलखिलाकर हंस पड़ी और उनमें से एक, जो अपना मेकअप ठीक कर रही थी, ने भी हंसते हुए अपनी हंसी में खलल डाला।
हालांकि दोनों ही उच्च कोटि के पुरुष हैं, मुझे लगता है कि कैरिन ग्रे बेहतर है। वह बराबरी का है, धन, शक्ति और संपर्कों में समृद्ध और उनका शत्रु होने के बावजूद एक सच्चा सज्जन व्यक्ति। कौन जाने, लॉर्ड एथन और जूलियन का रिश्ता शायद पवित्र न हो। महिला का लहजा अस्पष्ट हो गया और दूसरी महिला रुक गई, ये सोचकर कानाफूसी करने लगी कि ऐसी संभावना है। वे फुसफुसाते हुए आज रात जूलियन और एथन पर कड़ी नजर रखने की योजना बना रहे थे ताकि देख सके कि क्या वे ऐसा कर सकते हैं, उनके रिश्ते के बारे में कुछ भी संदिग्ध पता लगाएं। उनके जाने के बाद सेलिना दरवाजे के पीछे से बाहर निकली, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, छिपकर बातें सुनने के डर से। उस समय उस बातचीत का उसके लिए कोई खास महत्व नहीं था, वे पुरुष उसकी जिंदगी से बाहर थे। लीग बीप, तेज हॉर्न की आवाज ने सेलिना को वर्तमान में वापस ला दिया। उसने मुड़कर देखा तो खुद को वहां खड़ा पाया। सड़क के बीचों बीच बस की टेल लाइट्स उसकी ओर चमक रही थी और ड्राइवर हॉर्न बजाकर उसे रुकने का इशारा कर रहा था। कदम। वह सड़क से तेजी से भागी, फुटपाथ पर पहुंचते ही उसके घुटने लड़खड़ा गए। उसका शरीर लगभग गाड़ी से कुचले जाने के ख्याल से ही वह कांप उठा। कुछ क्षण बाद उसकी अनियमित सांसें धीमी हो गईं। उसने अपने पसीने से भीगे हाथों को अपनी पोशाक पर पोंछा, अपने कपड़ों से आ रही हल्की दुर्गंध पर भौहें चढ़ाते हुए उसने अपनी मुद्रा सीधी की और जागीर की ओर चल पड़ी। अंततः वह हवेली के द्वार पर पहुंच गई। जैसे ही एथन अपने भेड़िए से नीचे उतरा, गेट के दूसरी तरफ खड़े विशाल भेड़िए को देखकर सेलिना की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। क्या ये राक्षस यहाँ क्या कर रहा है? वह चिल्लाई, उसके मन में उठ रहे विचार जोर से निकल गए। एथन आवाज की दिशा में मुड़ा तो उसे सेलिना दिखाई दी। तुम यहाँ क्यों हो? उसने अपनी निगाहें गड़ाए हुए पूछा। बर्फीला, मैं ईवा को ढूंढ रहा हूँ। उसने हकलाते हुए अपनी निगाहें उस विशाल भेड़िए पर मजबूती से टिका दी। उसने कभी नहीं कालकोठरी के राक्षसों को छोड़कर मैंने ऐसे जानवर नहीं देखे हैं। वह इतने विशाल जानवर को बिना डरे कैसे थपथपा सकता था? वह सदमे से एथन के हाथ को घूर रही थी। यह दृश्य बेहद भयावह था और एथन के अगले शब्दों ने अंतिम प्रहार किया। मेरी पत्नी को ढूंढने के लिए दोबारा यहाँ मत आना। चली जाओ। एथन ने उसे संक्षिप्त नजर देते हुए चेतावनी दी। गेट बंद करने और अंदर वापस जाने से पहले एक नजर डाल ले। सेलिना वहीं जम सी गई। पत्नी से उनका क्या तात्पर्य था? हाँ, वह मजाक कर रहा होगा, है ना? कैसे could he marry a nobody like Eva? She convinced herself that Ethan was just trying to send her away, fabricating their relationship. अपने पिछले जीवन में लॉर्ड एथन और जूलियन शक्तिशाली पुरुष थे जो उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। वर्ग और सत्ता में मौजूद व्यापक अंतर, लेकिन उनके पुनर्जन्म के बाद नए विचार जड़ पकड़ने लगे। उसे विश्वास था कि ब्रह्मांड ने उसे दूसरा मौका देकर उसके जीवन को नए सिरे से संवारने का अवसर दिया है। जीवन में वह सब कुछ पाना चाहती थी जो वह चाहती थी। इसलिए उसने उस जानकारी का उपयोग ये याद करने के लिए किया कि जूलियन और एथन कालकोठरी में घायल हो गए होंगे। उनके जीवन में प्रवेश करने का यह एक बेहतरीन मौका था, लेकिन सब कुछ तब गड़बड़ हो गया जब ईवा प्रकट हुई। वह संपत्ति से दूर चली गई, उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। अगर वे उसे नहीं चाहते थे तो वह अपने प्रतिद्वंदी कैरिन ग्रे की ओर रुख करेंगे। अध्याय 74। ये स्वर्ग एक सुंदरता। ईथन हवेली में दाखिल हुआ। वह ऊपर उनके कमरे में गया लेकिन वहां ईवा का कोई निशान नहीं था, या जूलियन। उसने रसोई में भी चारों ओर खोजबीन की लेकिन ईवा वहां नहीं थी। वह रुक गया। खोजबीन करने के बाद वे अपने कमरे में लौट आए, ये जानते हुए कि वह जूलियन के साथ अपने कमरे में होगी। ईवा के कमरे में वह घास के बिस्तर पर लेट गई। वह कोने से जूलियन को देख रही थी। उसकी आंखें नींद से भारी थीं। जूलियन ने अंगड़ाई ली। खेत के आधे हिस्से से खरपतवार निकालने के बाद उसकी मांसपेशियां दुख रही थी। दूसरा आधा हिस्सा होगा, लेकिन ईथन को अकेले ही कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। उसे अचानक याद आया कि एथन वापस नहीं लौटा है। उसने ईवा की ओर देखा जो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें थामे हुए थी। आंखें खुली हुई। जांच करो कि एथन वापस आ गया है या नहीं। वह उसके बगल में बैठ गया। उसका शरीर पसीने से चमक रहा था। उसने महसूस किया दर्द इतना ज्यादा है कि हिल भी नहीं सकता। ईवा ने जम्हाई ली। उसकी थकान और खाली मैदान को देखकर उसके मन में एक अंतरात्मा की आवाज उठी और उसने हवा से ऊर्जा को अपने शरीर में स्थानांतरित किया। जूलियन के शरीर पर हरी रोशनी छा गई जिससे उसका शरीर गर्मी से भीग गया। उसके होठों से एक आह निकली। जैसे ही उसकी अकड़ी हुई मांसपेशियां ढीली पड़ी। धन्यवाद, जूलियन ने कृतज्ञता भरे स्वर में फुसफुसाया। ईवा गुनगुनाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। नमकीन मछली। उसकी आंखें बंद होने ही वाली थी कि जूलियन ने उसके कंधे को हल्का सा धक्का दिया जिससे वह जाग गई। ओह रुको, मुझे सोने दो। जब ईवा करवट बदली तो उसकी आवाज नींद से भरी हुई थी। आपने ये भी नहीं देखा कि एथन वापस आ गया है या नहीं, या आपने हमारे ठहरने के लिए आपके यहाँ भोजन पैक नहीं किया है? याद रखना, ये तुम्हारा ही विचार था। जूलियन ने उसे एक तरफ घुमाया, उसके बालों को सहलाया और चुटकी काटी। उसे जगाए रखने के लिए उसके गालों को सहलाया। ईवा ने गड़बड़ी पर भौहें चढ़ाते हुए कहा, आह क्यों? अंडस को उसने हताशा में चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही उसने उसे घूर कर देखा उसकी नींद गायब हो गई। जूलियन ने मासूमियत से पलकें झपकाई और आत्मसमर्पण के भाव से अपनी हथेलियां ऊपर उठा ली। ईवा ने जोर से सांस ली और पलक झपकते ही बाहर निकल गई। उसे कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए अपनी जगह मिल गई ताकि वह फिर से चैन की नींद सो सके। उनके कमरे में आते ही एथन उससे टकरा गया जिससे वह लड़खड़ा गई और उसके पेट में चोट लग गई। दरवाजे के सामने फुफकार, मुझे खेद है, क्या आप ठीक हैं? ईथन ने चिंता से पूछा, उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए। उसकी निगाहें उसकी नम आंखों को देखकर वह करवट लेकर एक तरफ गिर पड़ी। उसने जल्दी से उसके कपड़े ऊपर उठा दिए। घाव की सीमा का निरीक्षण करें। उसकी पीली त्वचा पर लाल निशान देखकर वह परेशान होकर भौहें सिकोड़ने लगा। उसने एक मरहम निकाला। उसने अपनी अंगूठी से थोड़ा सा रस निकालकर अपनी उंगलियों पर लगाया और उसे उसके घाव पर दबा दिया। आह, इसे ज्यादा जोर से मत दबाओ। ईवा दर्द से कराह उठी। उसे उसका इलाज पहले से कहीं ज्यादा दर्दनाक लग रहा था। वास्तविक घाव। वह उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी और उसे हाथ की दूरी पर पकड़े रही। मैं इसे खुद रगड़ लूंगा, मुझे दे दो मरहम। ईवा ने अपना खाली हाथ उसकी ओर बढ़ाया लेकिन उसने उसे दूर कर दिया। नहीं, मुझे ये खुद ही करना होगा। आप इसे मालिश करके त्वचा में समाहित नहीं कर पाएंगे और बाद में इसमें सूजन भी आ सकती है। ईथन ने दृढ़ता से कहा और उसके और करीब आ गया। ईवा धीरे धीरे पीछे हटी। उसकी निगाहें दरवाजे की ओर दौड़ रही थी। ये बस एक मामूली सी चोट है, ऐसा नहीं होगा इतना गंभीर हो जाना। उसके मासूम से विनती भरे चेहरे से भी उसका मन नहीं बदला। उसे बस उसके गालों को चुटकी काटने की तीव्र इच्छा हो रही थी और कुछ नहीं। ईवा ने उसका सुंदर चेहरा देखा काम नहीं कर रहा था। वह धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंची लेकिन एथन ने उसे कमर से पकड़ रखा था। सावधानी से उसकी बगल पर दबाव न डाले।
ईवा की घबराई हुई निगाहों के नीचे उसका हाथ धीरे धीरे उसके करीब आता गया। चिंता मत करो, मैं नरमी से पेश आऊंगा, एथनुस ने धीरे से फुसफुसाया, लेकिन इससे पहले कि उसके हाथ उसके बगल को छू पाते, उसके आसपास का वातावरण अचानक बदल गया। वह अचानक हुए हमले से अचंभित रह गया, जिससे ईवा को उसकी पकड़ से छूटकर वापस प्रकट होने का मौका मिल गया। कमरा। उफ, वह करीब था। ईवा ने राहत की सांस लेते हुए अपनी छाती थपथपाई। उसे खुशी थी कि उसने जल्दी कार्रवाई कर ली थी। उसे उसके स्पेस में भेजने के लिए काफी था। उसके अचंभित चेहरे को याद करके ईवा खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मुझे खुद से भी डर लगता है। चेहरे पर कोई भाव न दिखाते हुए वह उछलते कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। वह सीधे रसोई की ओर चल पड़ी। शेफ ने उसे दूर से ही देख लिया और उसकी ओर मुड़ गया। पलायन, लूट, तुम मुझे देखते ही क्यों भाग जाते हो? ईवा ने अपने चेहरे को छुआ। संदेह, क्या वह उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करता था? शेफ एकदम जम गया, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। मैं आज ड्यूटी पर क्यों हूँ? क्यों? वह धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। क्या तुमने कुछ कहा? ईवा ने संदेह से अपना सिर झुकाया, उसे फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन शब्द स्पष्ट रूप से नहीं। शेफ ने रोने से भी बदतर मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। महोदया, आप क्या खाना चाहती हैं आज? उसने हताशा भरे भाव से जबरदस्ती पूछा, मानो उसके हाथ में ऐंठन होने वाली हो। ईवा की आंखें चमक उठी। क्या उस रेस्टोरेंट ने आज मेरा मांस पहुंचाया? कितना मांस चाहिए? हम चले गए, उसने पूछा और रसोई में चली गई। रसोईया उसके पीछे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे कोई निच्छुप पत्नी। मैडम, हमारे पास कोल्ड रूम में पर्याप्त मांस है। मास्टर एथन ने बटलर को आदेश दिया कि आसपास के रेस्तरां से मांस खरीदे। उन्होंने हर परिस्थिति में सच्चाई से जवाब दिया। वह झूठ बोलना चाहता था। ठंडे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने दरवाजा खोला और ईवा के साथ अंदर चला गया। साथ में अंदर कदम रखते ही वह कांप उठी। इतनी ठंड थी कि उसे अपने पैरों पर जमी बर्फ साफ दिखाई दे रही थी। जमीन तो दिखाई दे रही थी, लेकिन बाकी सब अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली तो अभी भी इतनी ठंड कैसे है? ईवा ने हैरानी भरे भाव से पूछा। मास्टर एथन की शक्तियों की सहायता से, उसने एक बंद डिब्बे का पर्दा खोलते हुए जवाब दिया। क्रिस्टल। जैसे ही उसने उसे खोला, कमरे में रोशनी फैल गई और ईवा उसके अंदर की सामग्री को पूरी तरह से देख सकी। ये स्वर्गिक सुंदरता। दीवारों पर सजी तरह तरह की मांस कला देखकर ईवा दंग रह गई। उसके शब्द स्पष्ट थे, लार टपक रही थी। रसोईया असहाय भाव से वहीं खड़ा रहा और समझाने लगा कि उसके मालिक ने आदेश दिया था। रेस्टोरेंट में जितना भी मांस था, सब कुछ। खैर, मांस बर्बाद तो नहीं होगा, उनके हाथों में रहना ही बेहतर था बजाय किसी और के हाथों में। रेस्तरां में, जहां इसे खराब होने से रोकने की कोई शक्ति नहीं थी। मुझे ये और ये चाहिए। इन्हें तलें, भुनें, जो चाहे करें, बस स्वादिष्ट बनाएं। ईवा के निर्देशों ने उसे उसकी तंद्रा से बाहर निकाल दिया। जब उसने उसे मांस के अलग अलग टुकड़ों की ओर इशारा करते और कुछ टुकड़े लाते हुए देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। खुद को बाहर निकाल लिया। देरी करना बंद करो और मेरी मदद करो, ईवा ने पुकार लगाई, क्योंकि उसे लग रहा था कि शेफ उसके लिए बहुत धीमा है। पसंद करना। महोदया, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? मुख्य आहार का क्या? वह हकलाया, उसका हाथ कांप रहा था। उसे जितना काम करना था उससे। उसने उसे रुकते हुए देखा और उसे उम्मीद जगी कि वह अपना मन बदल लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले शब्दों ने उसे जमीन पर गिरा दिया और वह लगभग फूट फूट कर रोने लगा। यह मेरे लिए है, आपको मेरे पतियों के लिए एक और बनाना होगा, ईवा ने कहा। फिर उसने आंसू बहाते हुए शेफ को नजरअंदाज करते हुए एथन और जूलियन के हिस्से चुनने के लिए मुड़ गई। जब वे मांस को रसोई में वापस ले जा रहे थे तो वह खुशी से गुनगुना रही थी। उसकी आंखें मांस को देखती हुई आगे बढ़ रही थी। व्यस्त और तनावग्रस्त शेफ। जब उसने देखा कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो वह शेफ की राहत भरी सांस के बीच चली गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी निगाहें उसे भेद रही हैं, जिससे वह आत्मसचेत और असहज महसूस करने लगा। खाना तैयार होने का इंतजार करते हुए ईवा हवेली में इधर उधर घूम रही थी। उसने कुछ पानी की बोतलें और उनका बिस्तर उसके कमरे में रख दिया गया। वह इधर उधर घूमकर यह जांच रही थी कि कहीं वह कुछ भूल तो नहीं गई, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई उसके कदम धीमे होते गए। उस कमरे से गुजरे जहां उनके जानवर थे। अध्याय 75। आह महोदया, आप ही हैं। उसने कमरे में झांका। अपने उस जानवर को देखकर वह निराशा से आह भर उठी। उसे किसी चमत्कार की उम्मीद थी, लेकिन लोमड़ी अभी भी बिना किसी लक्षण के एक नंगी मुर्गी की तरह दिख रही थी, या किसी भी प्रकार का सुधार। उसने देखा कि कमरा तंग था और जानवर इधर उधर हिल डुल नहीं सकते थे, इसलिए उसने उन्हें अपने कमरे में रखने का फैसला किया। दरवाजा पूरी तरह खोलकर वह उनकी निगाहों के बीच कमरे में दाखिल हुई। लोमड़ी ने जल्दी से वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसकी ओर दौड़ पड़ा। ईवा ने बनावटी मुस्कान के साथ उसके शरीर पर थपथपाया, लेकिन चुभन महसूस होते ही उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। उसकी हथेलियों में सनसनी फैल गई। माथे पर शिकन लिए वह और करीब झुक गई और उसकी त्वचा को फिर से रगड़ा। उसकी आंखें उसके शरीर पर छोटे छोटे चांदी जैसे बाल उगने लगे देखकर वह खुशी से चौड़ी हो गई। उसने उसे पकड़ा और जोर से उसके चेहरे पर चोंच मारी। मुझे पता था कि तुम खूबसूरत बन जाओगी। वह बस समय की बात थी। हाँ, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। वह शेखी बघार रही थी, ये भूलकर कि कुछ ही घंटे पहले उन दरिंदों का सामना करते समय वह मुश्किल से ही सुंदर शब्द बोल पाती थी। लोमड़ी ने अपने दोहरे चरित्र वाले मालिक को अविश्वास से देखा, लेकिन फिर भी वह खुश थी कि उसका अंततः मालिक ने इसे स्वीकार कर लिया। ईवा की मुस्कान और चौड़ी हो गई, ये कल्पना करते हुए कि उसका जानवर भी उसकी तरह ही सुंदर हो जाएगा। और वह जैसे जैसे वह उसके शरीर पर थपथपाती गई, उसके हाथ और भी कोमल होते गए। मैं तुम्हें अच्छे से खिलाऊंगी, तुम्हें उन दोनों से बेहतर प्रदर्शन करना होगा, ईवा ने बुदबुदाते हुए कहा और इशारा किया। उसकी आंखों में दो राक्षस थे। उसकी निगाहों के नीचे लोमड़ी असहज महसूस कर रही थी, इसलिए वह शर्माते हुए पीछे हट गई और बाकी दोनों की ओर देखने लगी। खतरनाक जानवर। वह सिकुड़ गया और संदेह भरी निगाहों से ईवा की ओर मुड़ गया, ये सोचते हुए कि क्या उसका मालिक यही चाहता है, समय से पहले ही मर जाना। अरे लोमड़ी, तुम्हारी नजरें कैसी हैं? शायद मुझे आपको एक नाम देना चाहिए, मैं इसे याद नहीं रख सकती। आपको हेक या फॉक्स कहकर बुलाने पर। नाम ढूंढने की जद्दोजहद में डूबी ईवा ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। इसके लिए अन्य जानवर ऊब और ऊबती निगाहों से ईवा और लोमड़ी को देख रहे थे। भेड़िए ने अपना ईवा ने चिढ़ाते हुए अपने नुकीले दांतों से लोमड़ी को देखा और लोमड़ी ईवा के शरीर में घुस गई, लगभग उसे धकेलते हुए। उसके वजन से वह नीचे गिर गई। ईवा को अपने चेहरे की शर्मनाक प्रतिक्रिया पर दर्द महसूस हुआ। उसने तिरछी नजरों से लोमड़ी को देखा। उसने एक नजर डाली और निराश हो गई, क्योंकि यह उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। उसने तुरंत इसे अपने कमरे में भेज दिया, नाम बाद में रखने का वादा किया।
की ओर बढ़ते हुए सांप अपनी कुंडलित आकृति से उठा और धमकी भरी फुफकार छोड़ी। ईवा ने ईर्ष्या से उसके भव्य रूप को देखा और सोचने लगी कि उसका जानवर ऐसा क्यों नहीं दिखा सकता। एक खतरनाक आभा। The person inside, but all she could see was a pair of glasses. याद, उसने अपनी बाहें फैलाकर बस की ओर इशारा किया। सेलेना ने खुद को गले लगाया और शांत होने की कोशिश की। उसकी सांस एक आखिरी नजर चारों ओर घुमाकर वह धीरे धीरे बस की ओर बढ़ी, इस उम्मीद में कि कोई वहां से गुजर जाए। लेकिन वह बदकिस्मत थी, उस समय वहां से कोई नहीं गुजर रहा था और वह केवल बस में ही प्रवेश कर सकी। वह अपने हाथों को अपनी जांघों पर दबाकर बैठी थी और उसने छुपकर अंधेरे में लिपटे उस रहस्यमय व्यक्ति पर एक नजर डाली। क्रिस्टल बाहर निकालो। उस आदमी की अनोखी आवाज ने सेलेना को तनाव में डालकर से उसके भव्य रूप को देखा और सोचने लगी कि उसका जानवर ऐसा क्यों नहीं दिखा सकता। एक खतरनाक आभा। सांप को प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना उसने उसके फन पर एक हल्की सी थपकी दी और वह गायब हो गया। भेड़िया ये सब देखता रहा और पीछे हट गया। उसने अपने नुकीले दांत उसके सामने दिखाए लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्योंकि उसे उस पर अपनी मालकिन की गंध आ रही थी, इसलिए उसने हमला कर दिया। ईवा का ध्यान उस विरल फर की ओर आकर्षित हुआ और उसके हाथ उसे छूने के लिए बेचैन हो रहे थे। डरो मत, मां के पास आओ। ईवा की आवाज गर्म थी, मानो उसने उस दयनीय स्थिति को लगभग छुपा दिया हो। उसकी आंखों में चमक थी। उसने गुर्राते हुए उसे डराने की कोशिश की, लेकिन ईवा को वह बहुत प्यारा और शर्मीला लगा, इसलिए वह उसके पास गई। यह पास आकर वह उसके शरीर पर कूद पड़ी, अपनी बाहों को उसके शरीर के चारों ओर जितना हो सके लपेट लिया। हाथ पहुंच सकते थे। भेड़िया सदमे से जम गया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो ईवा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया हो। हाँ, बहुत अच्छा। ईवा उसकी कोमलता में खो गई थी। उसका चेहरा उस पर आगे पीछे रगड़ रहा था। इसका पेट। आओ, ये चिल्लाया, यह महसूस करते हुए कि उसके सारे नए उगे हुए बाल गायब हो गए हैं। उसने अपना शरीर हिलाया, कोशिश करते हुए उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन ईवा टस से मस नहीं हुई। उसकी पकड़ मजबूत थी, वह उसके फर को कसकर पकड़े हुए थी। संतुष्ट मुस्कान। इसी बीच एथन ने उसके स्थान पर उनके बंधन के माध्यम से भेड़िए की मदद के लिए पुकार सुनी, लेकिन हस्तक्षेप नहीं कर सका। जब उसने उन जानवरों को देखा और महसूस किया कि उसका भेड़िया गायब है, तो उसने उसे तुरंत ही ईवा के हाथों अपना अंजाम पता चल गया। कमरे में वापस आकर भेड़िया हार के भाव से खाली चेहरे के साथ लेता रहा, जिससे उसे आराम करने का मौका मिल गया। अधिक आराम से समय बीतता गया और ईवा को नींद में बहुत आराम महसूस होने लगा। उसकी पलकें जम्हाई से भारी हो रही थी। उस पर दावा किया, तभी एक मनमोहक सुगंध उसकी नाक तक पहुंची। उसने आंखें बंद रखते हुए हवा को सूंघा और एक भूत की तरह भेड़िए के पेट से बाहर निकली। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर मुड़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नीचे उतरते हुए उसने भेड़िए के शरीर को हल्के से थपथपाया और वह राहत के आंसुओं के साथ उसकी दुनिया में गायब हो गया। डॉट डॉट डॉट। शेफ जल्दी से रसोई में गया, मांस को एक बड़े कटोरे में भरकर उबलते हुए पानी को हिलाने लगा। स्टू खाते समय उसके हाथ कांप रहे थे और चम्मच लगभग फिसल ही गया था। उसने अपनी उंगलियों के जोड़ों को चटकाया ताकि उनकी अकड़न दूर हो सके। वह चावल परोसने के लिए मुड़ा, तभी अचानक उसने दरवाजे पर एक आकृति को खड़े देखा। उसके होठों से एक छोटी सी चीख निकली। उसने पलकें झपकाई और उबलते हुए बर्तन की धुंध के बीच से उसने देखा ईवा की धुंधली आकृति। आह महोदया, आप ही हैं। मुझे 5 मिनट दीजिए, खाना तैयार है। उसने अपनी छाती थपथपाई और ईवा की ललचाती निगाहों के नीचे उसने सब कुछ प्लेट में सजाना समाप्त कर दिया। जब उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, तब ईवा ने मांस का एक टुकड़ा चुरा लिया। उसने उसे ठंडा करने के लिए उस पर फूंक मारी और जोर से सांस छोड़ी। नीचे झुक गई, लेकिन गर्मी ने उसे चबाने से नहीं रोका। उसने मसालेदार जंगली खरगोश का मांस चबाया, आनंद से उसका चेहरा लाल हो गया। अगर वह मुड़ी नहीं होती, तो वह दूसरा मोहरा उठा सकती थी। वह केवल अधीरता से इंतजार कर सकती थी क्योंकि वह बचा हुआ खाना पैक कर रहा था। शेफ ने उसकी तीव्र निगाहों को महसूस किया और अपनी गति तेज करते हुए 1 मिनट में काम पूरा कर लिया। धन्यवाद शेफ, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है। ईवा ने उनकी दिल से प्रशंसा की, जिससे लगभग हंगामा मच गया। वह बूढ़ा व्यक्ति शर्म से लाल हो गया। वह उसे भारी ट्रे घसीटते हुए देखता रहा। सहजता से भोजन की ऊंचाई उसके छोटे से शरीर को ढक रही थी। उस समय वहां से गुजर रहा बटलर सदमे से लगभग लड़खड़ा गया। उसने अपना हाथ पकड़ रखा था। दीवार के सामने खड़े होकर उसने देखा कि भोजन का एक पहाड़ जैसे दिखने लगा और उसके पैर निकल आए और वह उसके पास से गुजर गया। ईवा की जानी पहचानी पीठ को देखते ही वह अपनी सुस्ती से बाहर आया, अपना सिर हिलाते हुए चेहरे के भाव सामान्य हो गए। लेकिन उसने और मांस का स्टॉक करने का ध्यान रखा, क्योंकि मैडम जिस दर से मांस खाती है, उससे कोल्ड रूम में रखा सारा मांस 1 हफ्ते से भी कम समय में खत्म हो जाएगा। ईवा मुस्कुराते हुए खाना लेकर सीढ़ियों के पास एक कोने से गुजरी और फिर गायब हो गई। अंतरिक्ष में। ओह, तुम वापस आ गए। एथन के रूखे लहजे ने ईवा को कांपने पर मजबूर कर दिया। वह लगभग अपना हाथ गिराने ही वाली थी। खाना, बकवास। वह एथन को कैसे भूल सकती थी। जूलियन ने भौहें उठाकर उनकी ओर देखा, ये सोचते हुए कि उनके बीच क्या हुआ था। उन्हें जब ईवा एथन को लेकर आए तो उसने उससे बात करवाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे चेहरे ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। रुचि खो देना। ईवा ने खाना सोफे पर गिरा दिया, फिर वह शर्मिंदा और माफी मांगते हुए एथन की ओर मुड़ी। मुस्कान, अगर मैं कहूं कि मैंने गलती से आपको अपने स्पेस में भेज दिया, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? ईवा ने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, उसे पछतावे भरी मुस्कान दिखाई, लेकिन एथन की भावहीन निगाहों ने उसे निराश कर दिया। मुझे पता था कि वह इस बात पर यकीन नहीं करेगा। सहयोगपूर्वक बिस्तर पर लेट जाओ और अपने कपड़े ऊपर उठाओ, एथन ने सख्त स्वर में कहा। पहले से ही उसने अपनी जेब से मरहम निकाला। कठोर पर गिरने से ईवा घबरा गई और पीछे हट गई। उसने अपना रुख मोड़ा। उसने यंत्रवत रूप से सिर हिलाया और देखा कि जूलियन उसे गुस्से से घूर रहा है। क्या तुम्हें चोट लगी है? आस्क्ड इन कंसर्न, हिज हैंड्स केजिंग हर इन प्लेस। वह जूलियन की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी एथन आगे बढ़ गया। उसकी ओर बढ़ते हुए उसके हाथ में मौजूद मरहम किसी हथियार की तरह खतरनाक ढंग से दिखाई दे रहा था। अध्याय 76, मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए। आप इसके बदले क्या लेंगे? इंतजार नहीं, ये तो बस एक मामूली सी चोट है।
ईवा छटपटा रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और जूलियन की बाहों में सिमटती जा रही थी। रुको, उसकी आंखें इधर-उधर घूम रही थी क्योंकि एथन की उंगलियां उसके बगल के करीब आ रही थी। जूलियन ने उसके कपड़े ऊपर उठाए जिससे उसकी पीली त्वचा का लाल रंग दिखाई दिया। ईथन का दिल थम गया, उसने उसकी विनती भरी आंखों को अनदेखा करते हुए बाम को उसकी त्वचा में मलना शुरू कर दिया। इसे कोमल हाथों से धीरे-धीरे मालिश करें। ईवा ऐसे विलाप कर रही थी मानो उसका वध किया जा रहा हो। जूलियन ने अनजाने में उसके सिर पर हाथ फेर दिया, शांत भाव से, लापरवाही से बोलते हुए, आपने अपनी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया? वह जम गया और ईवा की चीख उसके गले में ही अटक गई। ईथन, जो मरहम का ढक्कन बंद कर रहा था, उसकी बातों को सुनकर जम गया। खुद को संभालते हुए उसने वह तुरंत पीछे हट गया। जूलियन ने बिना सोचे समझे उसे छोड़ दिया और एथन के पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक हाथ वह झपट्टा मारकर बाहर निकली और उसे कॉलर से पकड़ लिया। उसने मन ही मन आह भरी और नीचे ईवा की ओर देखा। खाली निगाहें। मेरी शक्तियों का प्रयोग करो, मुझे उस सब से क्यों गुजरना पड़ा? ईवा चिल्लाई, उसकी आवाज क्रोध और अविश्वास से भरा हुआ। ईवा को बहुत बुरा लगा। वह अपनी शक्तियों के बारे में दोबारा कैसे भूल सकती थी? वह नहीं थी एक ज़ोंबी, अब उसे दर्द महसूस हो सकता था। पिछली बार जब मुझे चोट लगी थी तो एथन ने अपनी बर्फ की शक्तियों का इस्तेमाल करके उस पर दबाव डाला था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन मरहम। उसने एथन को ढूंढने के लिए मुड़ा, लेकिन उसे मैदान के दूसरे छोर पर ही पाया। स्तब्ध होकर उसकी पकड़ ढीला पड़ गया। जूलियन ने उस जोखिम को उठाया। उसने उसके बालों को सहलाया और उसके होठों को चूमा। ईवा प्रिय, तुम किसी को दोष नहीं दे सकती, तुम ही हो। तुमने अपनी शक्तियों का उपयोग करना भूल गए, उसने एक और चुंबन देते हुए कहा। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, फूले हुए गालों के साथ वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी आने वाली लात को भांपते हुए वह एथन के बगल में टेलीपोर्ट हो गया। उसने अपने हाथों को अपने मुंह के चारों ओर रखकर चिल्लाते हुए कहा, पत्नी, क्या तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो? सेक्सी पति। ईवा ने हताशा में गहरी सांस ली। दौड़ते रहो, अपनी पीठ का ध्यान रखना, मैं आ रहा हूं। आप। उसने उन्हें धमकाया और बदला लेने की धमकी भरी निगाहों से उन्हें घूरा। अपनी कमर पकड़े हुए उसने मुंह बनाया और अपने गुस्से को शांत करने की उम्मीद में अपने भोजन की ओर चल पड़ी। मांस के साथ। ईथन ने शर्मिंदगी से अपनी नाक रगड़ी। जूलियन उसकी बातों पर हंस पड़ा, उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। दिल को छू लेने वाली बातें। सेलेना अपने दिमाग से धुंध छटने के बाद संदेह में सड़क के किनारे बैठ गई। उसे एहसास हुआ कि वह नहीं जानती कि वह कहां रहता है। वह स्तब्ध अवस्था में पथरीली जमीन को घूर रही थी, मानो किसी पुरानी याद को ताजा करने की कोशिश कर रही हो। उसके घर से जुड़ा सुराग। तुम मजाक कर रहे हो? सेलेना ने अविश्वास से कांपती हुई आवाज में बुदबुदाया। उसने नहीं किया, आपको किसी बाधा का सामना करना पड़ सकता है। महज एक भाषण की वजह से उसकी सारी योजनाएं व्यर्थ हो गईं, ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंधेरे वातावरण ने उसकी उदासी को और गहरा कर दिया। उसके कंधे कांप रहे थे और आंसू धारा की तरह बह रहे थे। क्या बेहतर की चाह रखना बहुत ज्यादा है? जिंदगी मेरे साथ सब कुछ अच्छा क्यों नहीं हो सकता? क्यों? वह अपनी ही दुनिया में इतनी खोई हुई थी कि उसने अपने बगल में धीमी होती हुई मिनी बस पर ध्यान ही नहीं दिया। अंदर लंबी उंगलियां सीट के किनारे को थपथपा रही थी, तभी एक पतली सी रोशनी दो चश्मों से टकराकर परावर्तित हुई। चश्मा। महिला को अंदर बुलाओ। लकड़ी जैसी कोमल आवाज शांत बस में गूंज उठी। ड्राइवर्स ने सिर हिलाया और जल्दी से बस से उतरकर बिना देरी किए सीधे सेलेना के पास चली गई। सेलेना अपने कंधे पर हुए थपकी से चौंक गई। याद, मेरे मालिक आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया दर्ज करें। ड्राइवर के शब्द विनम्र लेकिन दृढ़ थे, उन्होंने नहीं को उत्तर के रूप में स्वीकार नहीं किया। आंसुओं के धुंधलेपन के बीच सेलेना ने अपने सामने खड़े विशालकाय व्यक्ति को घूरकर देखा और उसकी आंखें वैसे उसकी आंखें कांप उठी। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। मैं नहीं जा सकती, सेलेना ने कांपती आवाज में जवाब दिया। उसकी निगाहें भी कांप रही थी। वह घबराकर इधर-उधर भागने लगी, इस उम्मीद में कि शायद कोई दिख जाए। ड्राइवर ने उसकी इस सूक्ष्म हरकत को देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैडम, मेरे मालिक को यह पसंद नहीं है। इंतजार करते रहे। इस बार उसकी आवाज ठंडी पड़ गई, जिससे सेलेना का दिल गले में अटक गया। उसने बस की ओर देखा, अंदर बैठे व्यक्ति की एक झलक पाने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल यही दिखाई दिया। वह एक चश्मा था। याद। उसने अपनी बाहें फैलाकर बस की ओर इशारा किया। सेलेना ने खुद को गले लगाया और शांत होने की कोशिश की। उसकी सांस। एक आखिरी नजर चारों ओर घुमाकर वह धीरे-धीरे बस की ओर बढ़ी, इस उम्मीद में कि कोई वहां से गुजर जाए। लेकिन वह बदकिस्मत थी, उस समय वहां से कोई नहीं गुजर रहा था। और वह केवल बस में ही प्रवेश कर सकी। वह अपने हाथों को अपनी जांघों पर दबाकर बैठी थी और उसने छुपकर अंधेरे में लिपटे उस रहस्यमय व्यक्ति पर एक नजर डाली। क्रिस्टल बाहर निकालो। उस आदमी की अनोखी आवाज ने सेलेना को तनाव में डाल दिया, लेकिन जब क्रिस्टल जैसी रोशनी उसकी आकृति पर पड़ी, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। चांदी जैसे बाल, हरे और अंबर रंग की आकर्षक दोहरी रंग की आंखें, चांदी के फ्रेम वाले चश्मे से घिरी हुई। चश्मा और तीक्ष्ण चेहरे की बनावट। कैरेन ग्रे, वह यहाँ कैसे है? कैरेन ने उसकी आश्चर्यचकित निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। वह पहले से ही विपरीत लिंग के लोगों की घूरती निगाहों की आदत हो गई है। उसने प्रशंसा भरी निगाहों से उसकी कोमल उंगलियों को देखा। मुझे तुम्हारा हाथ पसंद है। आप बदले में क्या देंगे इसके लिए? कैरेन ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसके शब्दों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। WW आपका क्या मतलब है? सेलेना हकलाने लगी, डर से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह सिकुड़ गई। वह अपनी सीट पर बैठ गई। कैरेन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसकी पीली उंगलियों को देखकर उसने दोबारा पूछा, मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए। आप इसके बदले क्या लेंगे, पैसा या खाना? उसने सौदेबाजी के लहजे में धैर्यपूर्वक पूछा। उसके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। सेलेना ने खुद को कसकर गले लगा लिया। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसके कानों में सुनाई दे रही थी। क्या इसे काट देना है? उसने पूछा। वह हकलाते हुए बोली, इस उम्मीद में कि कहीं उसके कान उसे धोखा तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसने शांत भाव से सिर हिलाया, मानो किसी कपड़े की कीमत तय करना। पागल आदमी, मुझे यहां से जाना होगा। सेलेना झटपट कार के हैंडल की ओर भागी। उसके मन में ये विचार आ रहे थे कि एथन और बाकी लोगों के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना उसके दिमाग की उपज थी।
लेकिन उंगलियों पर एक अपरिचित गर्माहट से वह वहीं जम गई। उसकी आंखें इधर उधर देखने लगी। नीचे झुककर देखने पर पता चला कि वह उसके हाथों को सावधानी से पकड़े हुए था। उनके चेहरे के भाव नरम पड़ गए, उनकी आंखों में स्नेह भर गया, मानो वे किसी रोमांटिक साथी को निहार रहे हों। अगर उसकी निगाहें सेलिना की उंगलियों पर न टिकी होती तो शायद सेलिना भावुक हो जाती। वह अपने हाथों को झटकना चाहती थी, लेकिन वे अचानक भारी हो गए। उसने सोने को देखा, धातु जैसा तरल पदार्थ उसकी उंगलियों पर रेंगता हुआ हर पल ठोस होता जा रहा था। कैरेन ने अपने काम की सराहना करते हुए धीरे से गुनगुनाया, वह जानता था कि यह सफल होगा। सोने के साथ एकदम सही, एक बेहतरीन रचना। सेलिना ने खौफ के मारे देखा कि उसकी उंगलियां ठोस सोने में बदल गईं, उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। उसने हताशा में गुहार लगाई, कृपया मुझे जाने दो, मैं आपको अपनी अंगूठी दे सकता हूँ। हाँ, ये कालकोठरी की दरारों को बंद कर सकता है, कोई राक्षस नहीं। इसके मरने के बाद ये दूसरा उत्पन्न कर सकता है। कृपया विश्वास करें कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सेलिना ने अपना हाथ बढ़ाया, दाहिना हाथ कांप रहा था। चांदी की अंगूठी क्रिस्टल जैसी रोशनी में चमक रही थी। उसकी तीखी निगाहों के नीचे कांपते हुए उसके चेहरे से आंसू और नाक से बहने वाला पानी टपक रहा था। उत्तर जीविता बस यही मायने रखता था, अगर वह विकलांग हो जाती तो उसकी हालत भिखारियों से भी बदतर हो जाती। पदानुक्रम, वह या तो जीवित रहने के लिए खुद को बेच देगी या किसी रईस की प्रयोग की कठपुतली बन जाएगी। कैरेन ने घृणा से भौहें चढ़ाई, लेकिन उसके शब्दों ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया था। उसने एक नजर डाली, वह इस बात को लेकर अनिश्चित थी कि वह झूठ बोल रही है या सच। मैं इतना असभ्य नहीं हूं कि बिना पैसे लिए तुम्हारा हाथ पकड़ लूं, उसने सच्ची मुस्कान के साथ कहा। उसके हाथों को सामान्य स्थिति में वापस लाना। हालांकि उनकी मुस्कान जरा भी नहीं हिली, लेकिन उनकी आवाज में सख्ती आ गई। मुझे हमेशा वही मिलता है जो मैं चाहता हूं। अध्याय 77, कम से कम मेरे पास खाना तो है। जैसे ही उसने सेलिना के हाथ छोड़े, वह उससे दूर हट गई। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी बातों से मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थी, मानो वह बेताब होकर भागने का रास्ता तलाश रही हो। कल तुम मेरे साथ कालकोठरी में चलोगे, अब आप जा सकते हैं। सेलिना ने ऐसा नहीं किया। हिचकिचाते हुए उसने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही वह बाहर भागने वाली थी, कैरेन ने अंतिम शब्दों ने भय से उसके पैरों को कांपने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तब तक सुनिश्चित कर ले कि आपने अपना उत्तर सोच लिया है। कैरेन ने इशारा किया। उसने हल्के से सिर हिलाते हुए उसके हाथ की ओर इशारा किया। ड्राइवर ने दरवाजा बंद कर दिया और वे सेलिना के कांपते हुए शरीर को पीछे छोड़कर गाड़ी चलाकर चले गए। वह ठंडी जमीन पर गिर पड़ी, खुद को कसकर पकड़े हुए उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। वह उस आदमी को दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह जानती थी कि यह असंभव था। वह पहले ही शैतान का ध्यान आकर्षित कर चुकी थी। एक धुंधली रोशनी वाले कमरे में 10 लोग एक गोल मेज के चारों ओर इकट्ठा हुए थे। उनके चेहरे गंभीर थे। वे बैठक शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। हम ब्रीथफोर्ज के संबंध में आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। नेता ने बोलना शुरू किया और कमरे में एक पल के लिए तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। फिर सभी ने बोलना शुरू कर दिया, एक ही समय में सब कुछ बोलना। प्रशासक ग्रेस को यह नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। हम यह इसके लिए कर रहे हैं जनता, एक ने गुस्से में मेज पर हाथ पटकते हुए कहा। जनसंख्या कम करने और पर्याप्त हवा बचाने में क्या बुराई थी। जितनी तेजी से हम लोगों की संख्या कम करेंगे, उतनी ही देर तक सांस लेने की भट्टी चलती रहेगी जब तक कि समाधान मिल गया है। एक अन्य व्यक्ति ने भी अपनी बात रखी। लेकिन उसने हमारी योजनाओं पर रोक लगा दी है। शहर की हर चौकी पर उसकी सुरक्षा तैनात है। लोग, हम कैसे कार्रवाई करेंगे? किसी ने वह सवाल पूछा जो हर किसी के मन में था। दिमाग। कमरा एकदम शांत हो गया। सब लोग गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी एक आदमी ने एक योजना का सुझाव दिया जो कि इतना भयावह और खतरनाक। हम ब्रीथफोर्ज की विफलता की खबर जनता तक क्यों नहीं पहुंचाते? उन्हें उकसाओ, उन्हें ये बताकर कि जितने कम लोग सांस लेंगे, उतनी ही अधिक हवा पृथ्वी में बची रहेगी। ब्रीथफोर्ज। उसके शब्द कमरे में अजीबोगरीब ढंग से गूंज रहे थे। ये सोचकर उनकी आंखें चमक उठी। वे किसी भी जनशक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। निम्न वर्ग के लोग काम करते हैं। शानदार योजना। शहर के अन्य कुलीन परिवारों को भी सूचित करें। इसे पूर्णतया निष्पादित किया जाना चाहिए और तुरंत। ग्रेस और बाकी लोगों के ठीक होने का कोई मौका मत छोड़ो, नेता ने उत्साह से कांपती आवाज में कहा। अगर यह योजना सफल होती है तो हम कुलीन वंशों के पास अगली पीढ़ी तक जीवित रहने का बेहतर मौका होगा। वैज्ञानिकों को कोई समाधान मिल जाएगा, उसने सोचा। उनकी सच्ची भावनाएं और उनका असली उद्देश्य छिपा हुआ था, जनता को बचाने के पाखंडी बहाने के तहत। जब हालात बेकाबू हो जाएंगे तब उन्हें इस बात का गहरा अफसोस होगा। वापस करना। बैठक समाप्त हो गई। वे जल्दी से दूसरों को इस बारे में सूचित करने के लिए कमरे से बाहर चले गए। योजना। विभिन्न पत्रों को रेलगाड़ी या तेज गति से चलने वाली गाड़ियों के माध्यम से शहरों के बीच भेजा गया। जैसे जैसे अंदरूनी हलचलें चुपचाप पनपती रहीं, शहर में अजीब सी शांति छाई रही। कालकोठरी के साथ लुटेरे अपने पशुओं के अंडे चुराने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। इसी बीच अंतरिक्ष में ईवा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके पैर किनारे पर लटक रहे थे। भूख के मारे जम्हाई सोफे पर रखा खाना आधा रह गया था। एथन बचे हुए खेत का काम खत्म कर रहा था और जूलियन अपने जानवर के साथ अपनी शक्तियों का अभ्यास कर रहा था। ईवा को अपने उपन्यासों की याद आ रही थी। उसे यह भी नहीं पता था कि इस दुनिया में उनके जैसी कोई चीज भी है या नहीं। दूसरी तरफ मुड़कर उसने एथन को पुकारा और इस तरह चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज सुनकर एथन ने अपना रेक नीचे रख दिया। उसे इस बात की राहत थी कि आखिरकार उसने उसे नजरअंदाज करना बंद कर दिया था। वह बिस्तर पर खाली जगह में बैठ गई। ईवा उसके करीब आए और अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बोली, क्या कोई ऐसी जगह है जहां उपन्यास बिकते हो? कहानी की किताबें? उसने अधीर होकर उसके जवाब का इंतजार करते हुए पूछा। ईथन ने बहुत सोचा, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि शहर में कहानियों की किताबें या उपन्यास हुआ करते थे। उसने कहा कि वहां केवल स्कूल की किताबें ही उपलब्ध हैं, जो पेड़ों की कमी के कारण दुर्लभ है। जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया, ईवा की आशा भरी निगाहें धुंधली पड़ गई। वह बिस्तर पर वापस लेट गई, निराशा। मैं और क्या उम्मीद कर सकता था? यहाँ हर कोई या तो कालकोठरी के छापों में व्यस्त है या फिर मामूली कामों में जूझ रहा है ताकि जीवन यापन की उच्च लागत से कैसे निपटा जाए। उपन्यास लिखने का समय भला किसके पास होगा? हाँ,
मैं बहुत ऊब गया हूँ, आप लोग मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? वह एथन की ओर मुड़ी और थोड़ा हिलते हुए पूछा, ताकि उसे उसके बगल में लेटने के लिए जगह मिल सके। मैं जूलियन के साथ अभ्यास करता हूँ या कालकोठरी में घुस जाता हूँ, एथन ने चुप होने से पहले कहा, यह महसूस करते हुए कि उसकी दिनचर्या में कुछ भी खास मजेदार नहीं था। उन्हें सोशलाइट पार्टियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ईवा के आने तक वह और जूलियन इसी तरह रह रहे थे। पहुंचा। उसके होंठ हल्के से मुड़े और उसने अपने हाथों से उसके बालों को सहलाते हुए उसकी लट को पीछे धकेला, उसके कानों के बीच। ईवा इंतजार करती रही, लेकिन जब उसने बोलना जारी नहीं रखा, तो वह आश्चर्य से उसकी ओर मुड़ी। मुझे मत बताओ, हो गया। जैसे ही उसने सिर हिलाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उस पर विनाश का आभास छा गया। उसने उनके जैसा जीवन जीने की कल्पना की, लड़ाई करना, कालकोठरी पर छापा मारना, अगर कभी ऐसी कोई कालकोठरी बने तो बस एक ही दिनचर्या को बार-बार दोहराते रहना। वह सिहर उठी, लेकिन जब उसकी नजर बचे हुए भोजन पर पड़ी, तो वह थोड़ी शांत हो गई। कम से कम मेरे पास खाना तो है, उसने सोचा। उसकी निगाहें एथन के सुंदर चेहरे पर ठहर गईं और उसने आगे कहा, और मेरे पति का चेहरा भी ऐसा नहीं था बहुत बुरा। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और अपने कमरे के बादलों से रहित नीले आकाश को निहारने लगी। मैंने कभी नहीं पूछा, मैं आपके माता-पिता से कब मिलूंगा? हम शादीशुदा हैं, आपको पता ही है। या आप हैं क्या, आप भी मेरी तरह अनाथ हैं? उसने पूछा, उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। अब जब उसने पूछा कि उसके मन में क्या आता है, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती। वे दोनों, उन्होंने जल्दबाजी में शादी कर ली, लेकिन उसे इसका कोई पछतावा नहीं है। उसके शब्दों को सुनकर एथन एकदम स्तब्ध रह गया, उसके परिवार का जिक्र होते ही उसका मूड खराब हो गया। वे ऐसा नहीं करते, मामला सिर्फ अंकल स्टोन की बात है, उसने बुदबुदाया, उसकी आवाज में गर्माहट नहीं थी, हालांकि उसके हाथ उसने कोमल भाव से उसके बालों को सहलाया। ईवा ने थोड़ा सीधा होकर उसके चेहरे के भावों को देखा। आपका रिश्ता कितना खराब है? उन्हें 1 से 10 के पैमाने पर, ईवा ने गंभीरता से पूछा, वह जानना चाहती थी। 100, एथन ने फुसफुसाते हुए कहा और उसके चेहरे को विचारों में डूबे हुए देखा। वह मैं खुद को रोक नहीं पाए और उसके गालों को चुटकी काट ली। ईवा ने मन ही मन इसे नोट कर लिया और उसके माता-पिता को बुरा मानने लगी। क्या यह इसके लिए भी समान है, जूलियन? उसने पूछा, लेकिन एथन द्वारा उसके गालों को चुटकी काटने के कारण उसके शब्द स्पष्ट सुनाई दिए। जूलियन मेरे साथ पला बड़ा है। भले ही वह अनाथ है, लेकिन वह मेरा मुंह बोला भाई है, एथन ने कहा। आवाज में गर्माहट के साथ कोमलता आ रही है। ईवा चौंक गई, लेकिन उसने सिर हिलाया और वापस उसकी बाहों में समा गई। उसने कुछ नहीं पूछा, उसके परिवार के बारे में कुछ और बातें सुनकर वह हैरान रह गया और खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। क्या आप यह नहीं जानना चाहते कि उन लोगों के साथ मेरे संबंध इतने खराब क्यों हैं? हालांकि वह मैं पुराने घावों को कुरेना बिल्कुल नहीं चाहता था। क्या आप मुझे अभी बताना चाहते हैं? ईवा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। ईथन गूंगा हो गया और ईवा उन्होंने शांत भाव से सिर हिलाया, जब आप मुझे बताने के लिए तैयार हो, तो मैं सुनने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। ईथन उसकी गंभीर मुद्रा से मंत्रमुग्ध हो गया था, लेकिन उसकी अगली हरकत से यह आकर्षण क्षणिक ही रहा। सवाल। ईवा थोड़ी सीधी खड़ी हुई और उसकी निगाहें जूलियन को ढूंढने के लिए इधर-उधर घूमने लगी। यह देखकर कि वह बाहर था, पास आने पर वह थोड़ी शांत हुई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उससे हटी, जूलियन उत्सुकता से उसके करीब आ गया। उसके संदिग्ध व्यवहार से वह उत्सुक हो गया। उसने एथन की ओर मुड़कर अपनी आंखों में छिपी जिज्ञासा को छिपाने के लिए गला साफ किया। आप करवा चुके हैं जूलियन के लिए भाईचारे के प्यार के अलावा अन्य भावनाएं। तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा रहस्य सुरक्षित है? शब्दों के बीच एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो जूलियन जमीन पर औंधा पड़ा हुआ था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ईथन उसकी बातों से अवाक रह गया, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे और घृणा से उसका चेहरा बिगड़ गया था। मैंने उसके और जूलियन के बारे में एक साथ सोचा।